हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग अपनी करेंट अफेयर की क्लास नंबर 13, जो मेरी क्लास नंबर 13 है, हम लोग उसमें देख रहे हैं। आज हम लोग साइंस टेक को पूर्णतः खत्म करेंगे और कोशिश करूंगा कि मैं इस क्लास में अगले टॉपिक को भी स्टार्ट कर सकूँ। ठीक है, देखते हैं क्लास कहाँ तक बन जाती है और बिना समय गंवाए सीधा क्लास स्टार्ट करेंगे। और देखो, जो हमारा पहला टॉपिक है आज, मतलब बेसिकली हमारा आज हेल्थ सेक्टर टॉपिक है। तो अभी वैश्विक तपेदी को लेके एक रिपोर्ट जारी की गई है, यानी ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2023 WHO के द्वारा जारी की गई। अब देखो, ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2023 भारत की को चिंता के विषय के रूप में ध्यान देना है। अब देखो, ये कि सर्वाधिक टीबी से ध्यान देना है, टीबी से सर्वाधिक प्रभावित अगर कोई देश है तो वो भारत है। ये आपकी ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट के द्वारा बताई गई है। हमको पता है भारत सरकार ने टीबी से मुक्ति के लिए वर्ष 2025 का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये मैंने आपको पहले भी कभी कराया हुआ है। अगर जो हमारे स्टूडेंट्स पुराने होंगे उनको पता होगा कि भारत सरकार वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का, ठीक है, यानी जो इंड टीबी का हमारा लक्ष्य है, इंड टीबी का, इंडिया का, ठीक है, इंडिया का, ठीक है, जो टीबी को फिनिश करने का, ठीक है, जिसको हम लोग नॉर्मली बोल देते हैं इंड टीबी, ठीक है, का लक्ष्य जो हमारा है वो हमारा कब है, 2025 है। जबकि वर्ल्ड का जो लक्ष्य है, वर्ल्ड का जो लक्ष्य है वो क्या है, ऐसे WOR लेता हूँ जिसको समझना, वर्ल्ड का लक्ष्य आपका है 2030। यानी हम लोग का लक्ष्य क्या है कि विश्व में, ठीक है, जो टीबी के मामले हैं, ठीक है, खत्म होने के पहले हम अपने यहाँ टीबी खत्म कर लेंगे। लेकिन रिपोर्ट क्या कहती है, रिपोर्ट कुछ अलग बात बोलती है। इसके लिए हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। देखो, पहली सिंपल सी बात क्या कि रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये रिपोर्ट WHO के द्वारा जारी किया जाता है। पहली सिंपल सी फैक्ट, WHO के द्वारा। देखो, ये कहती क्या है, ये रिपोर्ट कहती है कि अगर हम लोग कोविड को स्टडी करें तो आफ्टर कोविड, कोरोना वायरस की बीमारी थी, उसके बाद संक्रामक रोग से अगर मृत्यु हो रही है तो उस मृत्यु के मामले में जो आपकी टीबी है वो सेकेंड रैंक लगती है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस जो आपका है ये आपका सेकेंड रैंक लगता है मृत्यु के मामले में, मृत्यु के मामले में। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पड़ सकता है कि भाई हमने टारगेट, विश्व ने, या हमने टारगेट करना है, विश्व ने 2030, हमने टारगेट बनाया 2025। तो भाई टारगेट बनाते हैं मतलब हम लोग उस बीमारी को कम करेंगे तभी तो वो खत्म होगा। तो आपके हिसाब से अगर ये क्वेश्चन पूछे कि 2022 में क्या टीबी की, क्योंकि 23 की रिपोर्ट 22 की स्टडी करके बताती है, तो क्या 22 में टीबी की संख्या में, टीबी मरीजों की संख्या में वृद्धि देखी गई या कमी देखी गई? तो अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे तो कॉमन सेंस कहता है कि भाई इसमें कमी देखी जानी चाहिए, तभी तो 25-30 तक जाके खत्म होगा। लेकिन रिपोर्ट, जो रिपोर्ट देता है वो अलग बोलता है, वो कहता नहीं भाई कमी नहीं देखी गई। यहाँ पे देखो, 2022 में टीबी से 7.5 मिलियन लोग प्रभावित थे। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, दिमाग में रखना, ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बात देखो यहाँ पे अभी मैं दिखा रहा हूँ, लिखा है, ठीक है, यहाँ कहीं एक बात बहुत क्लियर लिखी गई है। देखो, ये इंपॉर्टेंट बात कह रहा है कि रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2022 में विश्व स्तर पर टीबी के सर्वाधिक मामले जो है 27% मामले अकेले कहाँ पे हैं, भारत में है। और मैं आपको दिखा दूं, ठीक है, अभी आगे आपको देखने को मिलेगा, कहीं लिखा है इसमें कि टीबी के मामले में वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, पहले मैं लाइन से आता हूं। अब देखो, और WHO के द्वारा वर्ष 1995 में वैश्विक टीबी निगरानी पहल स्टार्ट की गई। ठीक है, तो कह रहा है कि 1995 से जब से ये पहल मतलब स्टार्ट की गई, उसके बाद से टीबी से पीड़ित लोगों की यह उच्चतम संख्या है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहीं से आप समझ जाना है कि संख्या में वृद्धि हुई है। 2022 में विश्व स्तर पर टीबी से ग्रसित लोगों की संख्या इतनी है। यानी ये सिंपली बात क्या दिखा रहा है, कह रहा है कि भाई जब से वैश्विक टीबी निगरानी पहल स्टार्ट किया गया है WHO की तरह, उस समय से अगर हम लोग आंकड़ा देखें तो टीबी की संख्या, यानी टीबी से पीड़ित लोगों की संख्या यह उच्चतम है, मीन्स ग्रोथ हुई है। ठीक है, मामले में वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, प्रसार रेट की बात कर रहे हैं कि विश्व स्तर पर अनुमानित पिछले साल 2022 में अगर हम लोग देखेंगे तो टीबी जो का प्रसार दर जो एक्सपेंशन रेट है वो 133 मतलब 1 लाख की जनसंख्या में 133 लोग इससे पीड़ित है, 133 लोग। ठीक है, तो ये टीबी का प्रसार दर कितना है, पीटी में क्वेश्चन बन के आ सकता है 133। और वर्ल्ड लेवल पे अगर हम लोग देखें तो सर्वाधिक प्रभावित जो देश है वो आपका भारत है, 27% मामले। अब सोचो कि विश्व के 27% मामले अकेले कहां से हैं, अकेले भारत में देखे जाते हैं। इंडोनेशिया के बारे में मैंने आपको रैपिड अभी, ठीक है, सेमी हाई स्पीड रेल के बारे में मैंने बताया था कि चाइना के यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। ये दोनों देश ध्यान देना, सेकेंड नंबर पर, पहले नंबर पे भारत है, दूसरे नंबर पे इंडोनेशिया है। कुल 8 कंट्रीज की अगर तुलना कर लें कि जिसमें हम लोग
केवल और केवल 8 कंट्रीज़ की। तो उसमें भारत है, इंडोनेशिया है, चाइना है, फिलीपींस है, पाकिस्तान है, नाइजीरिया है, बांग्लादेश है और कांगो है। इन कंट्रीज़ की हम लोग केवल तुलना करें तो 2/3 मामले केवल 8 देशों में। तो हो सकता है ये स्टेटमेंट दे कि विश्व की टीबी के 2/3 मामले केवल 8 देशों में। भाई 1/4 से अधिक मामला तो इसमें अकेले भारत में, 27% मामले कहाँ पे हैं? भारत में। तो स्टेटमेंट बदल के ये भी दे सकता है कि 1/4, 1/4, 1/4 से अधिक मामले, ठीक है, अधिक मामले कहाँ पे हैं? भारत में। कहाँ पे है? अकेले भारत में रिपोर्ट किए गए, अकेले भारत में दर्ज किए गए, ठीक है, ये सारी बात। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने देखा होगा, हो सकता है कि पीटी में एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि WHO की तरफ वैश्विक टीबी निगरानी पहल कब स्टार्ट की गई? तो 1995 में स्टार्ट की गई, 1995 में। अब देखो एक बात क्या बोला गया है, अभी हुआ क्या है कि यूनाइटेड नेशन की उच्च स्तरीय बैठक हुई है तपेदिक के ऊपर, टीबी के ऊपर। इसमें टारगेट सेट किया गया है कि अगले 5 साल में यानी 2027 तक टीबी उपचार कवरेज का लक्ष्य 90% निर्धारित किया गया। मतलब जो टीबी से वाले मरीज हैं, ठीक है, उनके उपचार का सबको कवरेज, मतलब सबको कवरेज मिल नहीं पा रहा उपचार कवरेज, तो इसको बढ़ा के 19%, 90% बढ़ाने का टारगेट है। कब? 2027 तक, वर्ष 2027 तक इस उपचार कवरेज को, यानी ट्रीटमेंट जो कवरेज है उसको 90% लोगों तक, यानी हर 10 में से 9 लोगों तक टीबी के उपचार को पहुंचाना लक्ष्य है। भारत सरकार ने 2025 तक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ वर्क भी कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक पीटी का क्वेश्चन लास्ट में लिखा गया है, हो सकता है यहां से क्वेश्चन आए, यहां से क्वेश्चन तो आने वाला है इस पैरा से, मतलब इस पहले टॉपिक से तो क्वेश्चन ही आने वाला है। क्या आने वाला है अपने आपको तैयार रखना, ठीक है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान हमने स्टार्ट किया 2022 में, बस 2022 में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान हमने स्टार्ट किया है। कब? 9 सितंबर 2022, दिमाग में रखना कि 2022 में, वर्ष 2022 में, ठीक है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए, ठीक है, प्रधानमंत्री ने क्या किया है? निक्षय मित्र पहल स्टार्ट किया है। नी मतलब होता है इंड, देखो नी यहाँ पे देखो लिखा भी है, ठीक है। यहाँ पे निक्षय में जो NI है, मतलब नी है, नी का मतलब होता है इंड, ठीक है, नी का मतलब क्या होता है? इंड। और क्षय रोग का जो मतलब होता है वो टीबी से संबंधित है, ठीक है। तो नहीं इंड टीबी जानना, तो टीबी को खत्म करने के लिए बेसिकली क्या क्या है? निक्षय मित्र पहल स्टार्ट किया गया। इसमें क्या किया जाएगा? जो टीबी के मरीज हैं, यानी टीबी बीमारी से जो प्रभावित लोग हैं, उनको बेसिकली क्या कहता है? गोद लिया जाता है। क्यों? उनका ट्रीटमेंट करने के लिए, उनकी देखभाल बेहतरीन की जा सके, उनकी बेहतरीन उपचार किया जा सके, ताकि वो इससे मुक्त हो सके, ठीक है, ध्यान देना है। तो ये बेसिकली भारत सरकार की पहल है 2025 तक खत्म करने का। 2022 में स्टार्ट किया प्रधानमंत्री टीबी मुक्त पहल। उस पहल के तहत या उस कार्यक्रम या उस अभियान के तहत निक्षय मित्र पहल स्टार्ट किया गया है, जिसका टारगेट क्या है? इंड टीबी, यानी बेसिकली निक्षय, उसका टारगेट है। सेकेंड नंबर है भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र को अभी एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त किया गया। तो बात होती है कि भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र को किसने एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त किया, ठीक है, घोषित किया। और एवियन इन्फ्लुएंजा है क्या? तो देखो एवियन इन्फ्लुएंजा तो है, देखो एवियन का मतलब बेसिकली क्या होता है ना? पक्षी होता है, ठीक है, और इन्फ्लुएंजा का मतलब क्या होता है? फ्लू, ठीक है। एवियन का मतलब क्या हो गया? पक्षी हो गया, और इन्फ्लुएंजा का मतलब क्या हो गया? फ्लू हो गया, ठीक है। यानी इसको हम लोग नॉर्मल टर्म्स में क्या बोल सकते हैं? नॉर्मल टर्म्स में बोल सकते हैं बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू बोल सकते हैं, बर्ड फ्लू। यानी अभी क्या किया गया? बर्ड फ्लू से मुक्त घोषित कर दिया गया है भारत के पोल्ट्री क्षेत्र को। किसने किया है? तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, ये पीटी में ट्रेडिशनली क्वेश्चन बन के भी आ सकता है कि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, माइक मेरा नीचे था, ठीक है, माइक नीचे था। एक्चुअली थोड़ी सर्दी बहुत तेज है, तो बीच में क्लास रोक की मुझे थोड़ा, ठीक है, बहुत तेज मतलब सर्दी है, ठीक। तो इसको मैं दोबारा बोल देता हूँ, ठीक है। तो भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र को अभी क्या किया? एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त कर दिया गया है, यानी एवियन मीन्स पक्षी और इन्फ्लुएंजा मीन्स फ्लू, यानी बर्ड फ्लू से मुक्त घोषित कर दिया गया। किसके द्वारा? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। कहाँ पे है स्थित? तो पेरिस में, फ्रांस पेरिस में स्थित है, इसने घोषित कर दिया है। अच्छा, ध्यान देना है कि ये कब इसकी मंजूरी दी गई, कब इसको क्या ऐसे मुंह उठा के किसी भी दिन बोल दिया गया? तो कहता है कि नॉर्मली ऐसे जो डिसीजंस, ऐसी जो घोषणाएं होती हैं बहुत ही खास समय में, ठीक है, बहुत ही खास या बहुत ही विशिष्ट समय में होती है। जैसे विश्व अंडा दिवस, वर्ल्ड एग डे मनाया गया। वर्ल्ड एग डे इस बार 11 अक्टूबर को मनाया गया था, 2023 वाला। अब नहीं, 11 अक्टूबर को 24 वाला मनाया जाएगा, मतलब 13 अक्टूबर को इस बार एक्चुअली आपका वर्ल्ड
एक डे मनाया गया था। अब बोलोगे सर ये क्या 13 अक्टूबर 11 अक्टूबर क्या बोल रहे हो? एक्चुअली जो आप ध्यान देना, जो आपका वर्ल्ड एक डे मनाया जाता है, यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है बुक में, मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, वो आपका सेकेंड फ्राइडे ऑफ अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर माह का जो दूसरा शुक्रवार होता है उस दिन, ठीक है, फ्राई से फ्राइडे याद कर जाना, तो आपको वर्ल्ड एक डे उस दिन मनाया जाता है। तो इस बार वो पड़ा है 13 अक्टूबर को, 24 वाला पड़ेगा 11 अक्टूबर को, ठीक है। अब देखेंगे एक एक चीज़ गूगल करके, देखिए एक एक चीज़ गूगल करके जिस फैक्ट्स को जितना वैल्यूडेशन आपका क्या सकता है वो करने की मैं कोशिश अपनी तरफ से किया हूँ, ठीक। तो ये पेटी में क्वेश्चन हो सकता है बन क्या जाए, तो अपने दिमाग में यहाँ से ये रखना है, ठीक है, ये रखना है। तीसरा हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, वो है R21 मैट्रिक्स एम द्वितीय मलेरिया रोधी टीका। इसको हम लोग देखते हैं। R21 जो मैट्रिक्स एम है, ये मलेरिया रोधी एक वैक्सीन है जिसका निर्माण आप देखोगे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, जेनर इंस्टीट्यूट और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। हालांकि इसमें अन्य कई सहयोगी घटक और भी हैं जिसने कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन मेनली ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके, जेनर इंस्टीट्यूट और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है। तो पहला तो क्वेश्चन ये बन कह सकता है कि हाल ही में देखो न्यूज़ में, अब बताइए कि न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, जेनर इंस्टीट्यूट और जो आपकी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इनके द्वारा जो विकसित R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन है, उसको देखो मलेरिया रोधी ये एक वैक्सीन है जिसको लगाने की या जिसके प्रयोग की सिफारिश WHO ने कर दी है। यानी अब क्या है, अब बोलोगे कि अच्छा सर यहाँ पे द्वितीय क्यों लिखा है, फिर क्या ये दूसरा टीका है? तो बिल्कुल सही बात है, WHO के द्वारा मलेरिया के लिए जो सिफारिश किया गया ये वैक्सीन है, उस कड़ी में दूसरी वैक्सीन है। कौन सी? तो पहली वैक्सीन कौन थी जिसकी सिफारिश की है? तो ये पीटी में क्वेश्चन बन के आया हुआ भी है, अगर आपको याद होगा तो PYQs आप लोग पढ़ होंगे। तो मास्क्यूरिक्स ये व्यावसायिक नाम था उस पहले टीके का जिसकी सिफारिश WHO ने की थी। उसका नाम था RTS-S/AS01, जिसका व्यापारिक नाम था मास्क्यूरिक्स। तो मास्क्यूरिक्स पहला ऐसा वैक्सीन थी, मलेरिया रोधी वैक्सीन, जिसकी सिफारिश आपकी WHO ने की है। और दूसरा आपको हो गया मैट्रिक्स एम, R21 मैट्रिक्स एम, ये सारी बात होगी। अच्छा अब बता दी कि इसमें अब ध्यान दोगे, इस टीके का निर्माण किया गया है, इसमें एक विशेष प्रकार के औषधीय पौधे का बेसिकली देखेंगे, जो एक विशेष प्रकार के औषधीय पौधे के जो एडजुवेंट है उसका यूज़ किया गया। अब अभी हम लोग एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे, कह रहा कि अमेरिकी जैव, अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे कुछ टेक्निकल टर्म्स लिखे गए हैं, ठीक है। तो साइंस मेरा फील्ड नहीं रहा है, बट करेंट अफेयर के लिए जो साइंस टेक का अपना करेंट अफेयर है वो मैं आपको समझा ले जाऊँगा, ठीक है। अब एडजुवेंट टेक्नोलॉजी क्या होती है थोड़ा मुझे नहीं पता, तो मैं अब इस पर काम नहीं किया, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि आपके प्री में आने वाला है, तो मैं इसलिए काम नहीं किया। आने की संभावना रहती थोड़ी भी तो मैं कर लेता, ठीक है। तो जो बात है बहुत क्लियर कट में बात आपको बोल रहा हूँ। तो देखिए ना, एक अमेरिकी जैव प्रौद्योगिकी कंपनी, उसका नाम है नोवावैक्स इंक। इसी की एक हम लोग कह सकते हैं कि बेंच है, उसका नाम है एडजुवेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो नोवावैक्स की एडजुवेंट टेक्नोलॉजी की इसमें मतलब इस वैक्सीन के निर्माण में भूमिका थी, ठीक है। अब कह रहा है कि जो अब इस टीके में नोवावैक्स का मैट्रिक्स एम एडजुवेंट शामिल है, ठीक है। जो मैट्रिक्स एम आप देख रहे हो, तो वो मैट्रिक्स एम एडजुवेंट किसका है? वो नोवावैक्स का है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक चीज़ बता रहा है कि जो मैट्रिक्स एम एडजुवेंट है यह एक सोपोनिन आधारित एडजुवेंट है। अब सोपोनिन क्या है वो आपको समझा रहा है, ठीक है। यह एक सोपोनिन आधारित एडजुवेंट है। एडजुवेंट का मतलब अगर आप समझना है कि भाई एडजुवेंट होती क्या है, तो लास्ट में समझाया। जैसे मान लो कि कोई टीका किसी को लग रहा है, ठीक है, तो कह रहा है एडजुवेंट किसी टीके का ऐसा घटक होता है जो उस टीके के प्रति जो बॉडी की इम्यून सिस्टम होती है उसकी प्रतिक्रिया को बढ़ा देती है। यानी शरीर की जो इम्यून सिस्टम है, तो उस इम्यून सिस्टम की प्रतिक्रिया को, टीका लग रहा है तो क्या होता है बॉडी में, तो उसकी इम्यून सिस्टम को क्या होती है बेसिकली बढ़ा देती है। इसके पीछे का लॉजिक बेसिकली ये रहता है कि टीका क्या होगा कि ड्यूरेबल रहेगा, ठीक है, और भी अधिक प्रोडक्टिविटी उसकी रहेगी, ड्यूरेबल रहेगा, ठीक है, यानी टीके की प्रोडक्टिविटी को, उसके टिकाऊपन को बढ़ावा दे देता है, ठीक है, जो एडजुवेंट होता है। तो एडजुवेंट एक्चुअली क्या होता है? एडजुवेंट के बारे में तो खैर इसने खुद ही बता दिया कि एडजुवेंट होता क्या है। अब आपको बताया है, ऊपर लिखा है कि यह जो आपकी मैट्रिक्स एम एडजुवेंट है ये सोपोनिन आधारित एडजुवेंट है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है सोपोनिन के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आपको सेपोनिन के बारे में बता रहा है, सेपोनिन के बारे में कि सेपोनिन क्या है, आपको ये समझा रहा है। सेपोनिन कह रहा है कि सेपोनिन चिली में एक पेड़ पाया जाता है जिसमें औषधि गुण, मतलब बहुत ही अच्छी औषधि गुण पाई जाती है, ठीक है। जैसे उस पेड़ का नाम है उसका दो नाम है क्विलाजा
सेपोनेरिया, क्विराजा सेपोनेरिया, या इसी को साथ में सोप बार्क भी बोलते हैं, सोप बार्क भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कि प्राकृतिक रूप से कई ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं कि अपने अंदर औषधीय गुण रखता है। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, क्विराजा सेपोनेरिया नामक वृक्ष निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है, या सोप बार्क नामक प्राकृतिक वृक्ष निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है, तो चिली में पाया जाता है। कहाँ पे? चिली में। तो पीटी में जो, ठीक है, जो सेपोनिन आधारित एडजुवेंट है उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। बेसिकली वो किस एडजुवेंट किस पेड़ से लिया गया है, तो सोप बार्क से या सेपोनेरिया से लिया गया, क्विराजा सेपोनेरिया से लिया गया है। ठीक है, तो ये पीटी के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपके बन के आ सकता है। ठीक, ये सारी बात हो गई आपकी। बहुत सिंपली क्वेश्चन बनाएगा तो बोल देगा द्वितीय मलेरिया रोधी वो टीका कौन सा जिसे WHO ने भी हाल ही में परमिशन दी, तो R21 मैट्रिक्स M स्टेटमेंट में देगा, तो पहला और दूसरे वाले का नाम लिख सकता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है WHO द्वारा रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर का भी क्या किया गया, अनावरण किया गया है। इसके बारे में देखते हैं क्या क्या बातें बोली गई हैं। देखेंगे तो यहाँ पे WHO ने रोगियों के मूल अधिकारों को रेखांकित करते हुए, ठीक है, जैसे इसमें खासतौर पे रोगी सुरक्षा को प्राथमिकता देनी, चिंताजनक आंकड़ों को संबोधित करने, इन सारी बातों को इसमें शामिल किया गया है। तो रोगियों के मूल अधिकारों ध्यान देना है, चार्टर ऑन पेशेंट सेफ्टी राइट्स, उसको शामिल करने वाला विश्व का पहला रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर जारी किया है। इसके पहले ध्यान देना है कि वर्ष 21-30 के लिए ग्लोबल पेशेंट सेफ्टी एक्शन प्लान भी बनाया है WHO ने। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कि WHO का ग्लोबल पेशेंट सेफ्टी एक्शन प्लान कब से कब के लिए, तो ये एक पूरे 1 दशक का प्लान है, वर्ष 2021 से 30 तक का। ठीक है, तो अभी ये तो 2021 में मतलब रोगियों की रक्षा के लिए या रोगी सुरक्षा के लिए ध्यान में रखते हुए ये एक्शन प्लान, सेफ्टी एक्शन प्लान लेके आ गया था। इसी बीच में पहला चार्टर, एक जो चार्टर ऑन पेशेंट, ठीक है, सेफ्टी राइट्स था, वो विश्व का पहला ऐसा मतलब समझना कि चार्टर है, सुरक्षा अधिकार चार्टर है रोगियों के लिए जो लाया गया है। ठीक, तो ये एक बात बोली गई है, इसमें जो जो बातें को शामिल किया गया है, हालांकि उतना डिटेल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 1-2 बातें यहाँ पे लिख दिया गया है। पीटी का क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस बार जो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस की थीम थी वो क्या थी, रोगी सुरक्षा के लिए रोगियों को संलग्न करना। ठीक है, इंगेजिंग पेशेंट्स फॉर, ठीक है, पेशेंट सेफ्टी। ठीक, तो रोगी सुरक्षा के लिए रोगियों को संलग्न करना 17 सितंबर को मनाए जाने वाले विश्व रोगी सुरक्षा दिवस की थीम थी। ठीक है, एक बार क्लियर बात। तो अभी WHO ये न्यूज़ में क्यों आया है रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर, ठीक है, तो अभी WHO ने विश्व के पहले, ठीक है, रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर यानी चार्टर ऑन पेशेंट सेफ्टी राइट्स को जारी किया। ठीक है, इसमें कई सारी बातें, बेसिकली रोगियों के जो राइट्स हैं उसकी बातें को रेखांकित यहाँ पे किया गया है। 2021 में इसी तरीके से ग्लोबल पेशेंट सेफ्टी एक्शन प्लान लाया गया था WHO के द्वारा। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। इसके बाद से जो अगला आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023। ध्यान देना है कि विश्व की पहली बार गांधीनगर गुजरात में प्रथम WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया। ठीक है, तो प्रथम WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, गांधीनगर गुजरात में किया गया। कहाँ पे, गांधीनगर गुजरात में। तो ये श्योर मान के चलो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ WHO बार बार आ रहा है, तो आपको कुछ चीजें पता रहनी चाहिए WHO के बारे में। ठीक है, हेल्थ सेक्टर में हमको पता है कि ये अभूतपूर्व योगदान निभाता है। ठीक, 1948 में जानना है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, 1948 में इसकी स्थापना की गई थी, वर्ष 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, वर्ष 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए। अगला इसका हेडक्वार्टर HQ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड पे है। जिनेवा स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये भी आपके लिए पीटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आ सकता है। ठीक है, पीटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो WHO, इसी तरीके से आप WTO के बारे में पता कर लो। ठीक है, WTO, ठीक है, IMF देख लो। ठीक है, IMF देख लो, वर्ल्ड बैंक के बारे में एक बार आप लोग देख लो। ठीक है, UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। ठीक है, 10 अस्थायी मेंबर्स होते हैं। ठीक है, जिनका कार्यकाल 2 साल का होता है। ये देख लो, वर्ल्ड बैंक हो गया, WTO हो गया, IMF हो गया, UNSC हो गया। ठीक है, इनके बारे में आप मैं कहूँगा गूगल करके
एक बार पढ़ लो, और जो PYQs पढ़े होंगे तो PYQs से इनसे आप नोट्स बना लेना। आपको सारे इन्फॉर्मेशन PYQs में भी मिल जाएंगे, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, कहीं परेशानी नहीं होना है, ठीक। ये होमवर्क मैं ले देता हूँ, जो नहीं करेगा तो मैंने आपको बताया था जब करेंट अफेयर खत्म हो जाएगी तो मैं इस पर करा दूंगा होमवर्क, ठीक है, मैं इस पर करा दूंगा। तो गांधीनगर गुजरात में क्या हुआ कि इसका आयोजन किया। आप बता दें कि सर जो आपकी ट्रेडिशनल मेडिसिन है, ठीक है, जो पारंपरिक चिकित्सा या पारंपरिक औषधियाँ, उसमें क्या क्या शामिल किया जाता है, तो एक्यूपंक्चर, ठीक है, हर्बल औषधियाँ, स्वदेशी पारंपरिक औषधियाँ, होम्योपैथी, पारंपरिक चीनी औषधि, नेचुरोपैथी, ठीक है, कायरोप्रैक्टिक, ठीक है, उपचार, ऑस्टियोपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी औषधियाँ, ये सब इसमें शामिल की जाती हैं, ठीक है। ये सारी की सारी आपकी पारंपरिक औषधि या पारंपरिक चिकित्सा में के प्रकारों में शामिल है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे, जामनगर गुजरात में जब WHO ने पहली बार इस सम्मेलन का आयोजन किया तो यहाँ पे कुछ बात, मतलब ये एक फैक्ट हो सकता है कि अगर स्टेटमेंट बेस्ड है तो ये क्वेश्चन बेस्ड है, ये स्टेटमेंट केवल रीड कर लेना। अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड, कोट बेस्ड आ गया तो ये आ सकता है, हो सकता है स्टेटमेंट कह देते हैं कि G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के साथ ही इस सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक है। अब देखो बात आती है कि इतनी बड़ा सम्मेलन था, तो हर सम्मेलन, कुछ भी कोई सम्मेलन होता है तो उसकी केंद्रीय थीम होती है, ठीक है, उसका कुछ उसकी थीम होती है कुछ, तो इसकी थीम जो है वो क्या थी, सभी के लिए स्वास्थ्य एवं कल्याण की ओर, सभी के लिए स्वास्थ्य एवं कल्याण की ओर इसकी थीम थी, टुवर्ड्स हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल, ठीक है, सभी के लिए स्वास्थ्य और कल्याण की ओर ये इसकी थीम थी। इसी सम्मेलन के समय गुजरात घोषणा पत्र, गुजरात डिक्लेरेशन को भी मोदी जी के द्वारा क्या किया गया, रेखांकित किया गया या जारी किया गया, गुजरात डिक्लेरेशन। तो गुजरात डिक्लेरेशन को कब जारी किया गया, तो WHO के प्रथम पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन के दौरान, जो कि गुजरात गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है, आयुष मंत्रालय की ओर से, ठीक। तो ये पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। अब मोदी जी, जाहिर सी बात है, जब जामनगर में पहली बार इसका आयोजन किया गया, ठीक है, और वहीं पे गुजरात डिक्लेरेशन आता है, तो जामनगर गुजरात में ही मोदी जी ने WHO पारंपरिक चिकित्सा हेतु वैश्विक केंद्र यानी WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखी। तो WHO GCTM मतलब G से ग्लोबल, C से सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो जामनगर गुजरात में रखी गई है, ठीक है। तो जो WHO GCTM है, किसी भी विकासशील देश में, किसी भी विकासशील देश में स्थापित किया गया संयुक्त राष्ट्र का पहला और सबसे बड़ा पारंपरिक चिकित्सा केंद्र है गंदना। तो यानी पहला, ये स्टेटमेंट क्लियर समझना, किसी भी विकासशील देश में स्थापित, यानी इसके पहले पारंपरिक चिकित्सा केंद्र WHO ने स्थापित कर चुका है, लेकिन विकासशील देश में, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का पहला और सबसे बड़ा पारंपरिक चिकित्सा केंद्र स्थापना की गई, तो वो भारत के जामनगर में, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये पीटी में भी क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं, ठीक, ये पीटी में क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। अब लोग नेक्स्ट देखते हैं, जो अगला हमारा है सिकल सेल, ध्यान रहे, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन या राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, अभी ध्यान रहे गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है, ठीक है। पहले हम नॉर्मली समझेंगे ये चीज़ कि भाई सिकल सेल एनीमिया होता क्या है, सिकल सेल एनीमिया होता क्या है, पहले इसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो देखो सिकल सेल एनीमिया एक आनुवंशिक रोग है, ठीक है, एक जेनेटिक रोग है, यानी जेनेटिक है मतलब क्या है कि माता पिता के जीन से ये पुश्तौनी तौर पे क्या होता है कि जो अगली पीढ़ी है उसको मिल जाती है, ठीक है। तो माता पिता के जीन से बेसिकली संतानों में पुश्तौनी तौर में प्राप्त होती है, यानी जमीन जायदाद के साथ ये भी प्राप्त हो जाती है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे होता क्या है। तो हम देखेंगे कि जब ये किसी को बीमारी, यह बीमारी होती है, यानी जो किसी को अगर सिकल सेल एनीमिया होता है, तो इस बीमारी में रोगी की जो RBCs होती हैं, ठीक है, जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, वो ऑक्सीजन की कमी से अर्धगोलाकार एवं सख्त हो जाती हैं। अगर नॉर्मली समझना है तो देखो, नॉर्मली मान लो कि, ठीक है, मान लो सिंपली मान लो ये मैं एक धमनी बना दे रहा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मान लो कि पहले क्या होता है ना कि जो नॉर्मली RBCs होती हैं उनका शेप ऐसा राउंडेड शेप में होती है, वो ऐसे राउंडेड शेप में होती है वो, ठीक है। तो वो ईजिली क्या होती हैं कि मतलब उनका बहाव मतलब धमनियों में ईजिली होता है, ठीक, अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। तो इसमें अब मैं इसी लाल को क्या करता हूँ, थोड़ा ब्लैक इस कलर उठा लेता हूँ। अब जब एनीमिया मतलब सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा तो ये RBC जो है, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी, वो अर्धगोलाकार एवं सख्त हो जाएंगी, यानी उनका शेप क्या हो जाएगा ना, कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस टाइप का हो जाएगा। अगर मैं इसको भी लाली कलर से कर दूं, ठीक है, तो वो इस शेप की हो जाएंगी, अर्धगोलाकार एवं सख्त हो जाएंगी। अब जब ये अर्धगोलाकार एवं सख्त हो जाती है तो इनका फ्लो क्या होता है ना कि भाई ये ऐसे एक दूसरे पे ऐसे चढ़ जाएंगी, ठीक है। तो होता क्या था, इनका फ्लो उस हिसाब से नहीं रह जाता, ठीक है, यानी क्या होती है, अवरोध उत्पन्न करती हैं, ठीक। तो जो ये अर्धगोलाकार एवं सख्त RBCs हैं, इनको कहा जाता है सिकल सेल, इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है सिकल सेल,
सिकल सेल्ड या ये होती हैं, तो चूंकि ये सिकल सेप्ड की होती है तो इसीलिए हमको इनको, ठीक है, और सिकल सेल भी कहते हैं। तो सिकल सेप्ड होने के कारण इनको सिकल सेल कहते हैं। और ये धमनियों में अवरोध उत्पन्न करती हैं जिससे हीमोग्लोबिन एवं रक्त की कमी हो जाती है, ठीक है, और इस रोग को हम लोग सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया बेसिकली आप लोग समझ गए कि भाई सिकल सेल एनीमिया क्या है। अब यहीं पर थोड़ा सा आपको क्या करना, होमवर्क लिख देता हूँ, ठीक है। ब्लड ग्रुप पढ़ लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ब्लड ग्रुप पढ़ लेंगे, ठीक है, साइंस से ब्लड ग्रुप पढ़ लेंगे, आरबीसी के बारे में पढ़ लेंगे, डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ लेंगे, डब्ल्यूबीसी पढ़ लेंगे। ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है, जाके इसको देख लेना है। अच्छा देखो, जाहिर सी बात है कि वर्ल्ड सिकल सेल डिजीज अवेयरनेस डे स्टार्ट किया गया है। वर्ल्ड सिकल सेल डिजीज अवेयरनेस डे स्टार्ट किया गया है कब? 19 जून को यह डे मनाया जाता है। 19 जून को यह डे मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि भाई क्यों हमने क्या स्टार्ट किया। तो सिकल सेल एनीमिया की उन्मूलन का हमने भी लक्ष्य, हमारे यहाँ भी क्योंकि इससे पीड़ित लोग हैं, ठीक है, तो हमने टारगेट रखा है कि भाई हम इस लक्ष्य के तहत कि वर्ष 2047 तक हम लोग क्या करेंगे, अब भारत को सिकल सेल एनीमिया से मुक्त कर देंगे, ठीक है, मुक्त कर देंगे। ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य को दिमाग में रखते हुए केंद्रीय बजट 2023-24 में नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मेथड जो मिशन है उसको स्टार्ट किया गया। नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन, ठीक है, को स्टार्ट किया गया, इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है। अब चूंकि हम इसकी बजट में घोषणा की गई थी कि हम ऐसे मिशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसी के लिए इस मिशन की शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से इस मिशन की शुरुआत मोदी जी ने की है। तो ये पीटी में क्वेश्चन बन के आ सकता है, ठीक है, कहाँ से की गई? मध्य प्रदेश में इलेक्शन भी था, तो इलेक्शन के कारण इसको यहां से इस दिन से स्टार्ट किया गया, ठीक है। ये आपका हो गया बात। अच्छा, क्या सभी राज्यों को टारगेट किया गया? नहीं, इसमें कुल 17 राज्यों को जो कि सिकल सेल एनीमिया से ज़्यादा प्रभावित है, इन 17 राज्यों को टारगेट किया गया है। इन 17 राज्यों में भी जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनको भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन 17 राज्यों में खासतौर पे जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनको ध्यान दिया जाएगा। इन 17 राज्यों में दिमाग में रखना, आपका यूपी है, एमपी से शुरू किया गया तो आपका एमपी भी है। नॉर्थ ईस्ट में केवल एक ही राज्य है इसमें 17 राज्यों में शामिल है, जिसका नाम असम है। बाकी आपको उत्तर और दक्षिण के राज्य हैं, ठीक है। ये राज्यों का यहाँ पे नाम लिखा गया, वो 17 राज्य कौन से हैं उनका यहाँ पे नाम रखा गया है, ठीक। तो सिकल सेल एनीमिया जो राष्ट्रीय मिशन है वो आप लोग समझ गए। अब हम लोग इसके बाद से अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है। बेलीज मलेरिया मुक्त हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। बेलीज देखेंगे तो ये एक मध्य अमेरिकी देश है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जब अगर मतलब सिंपल सा मैं बता दूं, आप अगर गूगल करोगे, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं जब नीचे आते हैं, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को ऐड करते हैं, ठीक है, तो ऐसे ये मैक्सिको वाला बेल्ट पड़ता है ना, तो मैक्सिको के बेल्ट के बाद जब आगे आप चलो जाते हैं तो ये आपको एक लोकेशन पड़ता है, उसका नाम है गुआटेमाला, ठीक है, गुआटेमाला। उसी गुआटेमाला के अंदर एक छोटा सा एक कंट्री है, ठीक है, उसका नाम है बेलीज, उसका नाम है बेलीज, ठीक। अब देखो, तो बेलीज ध्यान देना, यानी एक मध्य अमेरिकी देश है। और अब तक 3 मध्य अमेरिकी देशों को ध्यान देना है, अब तक 3 अमेरिकी देशों को, पराग्वे, अर्जेंटीना और अल सल्वाडोर, इन 3 अमेरिकी देशों को इसके पहले मलेरिया मुक्त का प्रमाण पत्र दिया जा चुका, सर्टिफिकेट दिया जा चुका है, पराग्वे को, अर्जेंटीना को, अल सल्वाडोर को, ठीक है, ध्यान देना है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछे कि अमेरिकी क्षेत्र का कौन सा कंट्री है ये, तो बेलीज अमेरिकी क्षेत्र का 4th कंट्री है जिसको मलेरिया मुक्त का सर्टिफिकेट मिल चुका है। और अगर मध्य अमेरिकी की देखें तो मध्य अमेरिकी का दूसरा देश है जिसको आपको क्या मिल चुका है, मलेरिया मुक्त का सर्टिफिकेट मिल चुका है। अब बताओ पराग्वे, अर्जेंटीना और अल सल्वाडोर में, ठीक है, कौन सा मध्य अमेरिकी देश है, कौन सा मध्य अमेरिकी देश है, ठीक। तो मैंने अभी आपको बोला है कि जैसे ही आप गुआटेमाला से नीचे जाते हो तो आपको ऊपर यानी नॉर्थ में पड़ता है होंडुरास और नीचे पड़ता है अल सल्वाडोर, नीचे पड़ता है अल सल्वाडोर। तो यानी अल सल्वाडोर भी इसमें मध्य अमेरिकी देश हो गया। तो अगर प्रथम मध्य अमेरिकी कंट्री पूछे तो वो अल सल्वाडोर है जिसको 2021 में मलेरिया मुक्त सर्टिफिकेट प्रदान किया गया, ठीक है। एक बार आप लोग मैप में जरूर देखना, ठीक है, बल्कि मैं बोलूंगा इस पूरे एरिया को एक बार आप लोग मैप में देख लेना, ठीक है। तो पराग्वे, अर्जेंटीना, अल सल्वाडोर पहला मध्य अमेरिकी कंट्री था, ठीक है, जिसको मलेरिया मुक्त सर्टिफिकेट मिला था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद से आगे आएंगे तो यानी पेपर में तो क्वेश्चन ये बन के आ सकता है कि निम्नलिखित में से किस किस कंट्री को मलेरिया मुक्त सर्टिफिकेट दिया जा चुका है।
मलेरिया मुक्त सर्टिफिकेट, ठीक है, दिया चुका है। तो 6 कंट्री का नाम तो यहीं पे लिखा है, आपकी बुक में लिखा है। जैसे अभी 4 अमेरिका वाले का नाम लिखा है पराग्वे, पराग्वे के बाद से आपको दिया गया अर्जेंटीना को, फिर पहली मध्य अमेरिकी कंट्री अल सल्वाडोर, ठीक है, है अल सल्वाडोर। इसके बाद से ये 3 हो गया, और अभी दिया गया किसको, बेलीज को। बेलीज अभी करेंट का है। अब यहाँ पे देखो दो कंट्रीज का नाम 2023 में मार्च माह में दिया था, अजरबैजान और ताजिकिस्तान, इनको दिया गया। अब आपका काम क्या है, एक बार गूगल करोगे, ठीक है, गूगल करोगे अजरबैजान और ताजिकिस्तान। पहली चीज क्या पता करोगे, क्या ये लैंड लॉक कंट्री है? अगर यस तो याद कर जाओगे, अगर नो तो सेकंड, क्या किसी सी से, क्या किसी समुद्र से, ठीक है, या किसी झील से इनकी बाउंड्री बनती है? बाउंड्री बनती है, अगर हां तो तैयार करना है होमवर्क, ठीक है, ये दिमाग में रखना है। अजरबैजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। अच्छा, विश्व मलेरिया रिपोर्ट आई है 2023, ठीक है, WHO के द्वारा जारी की जाती है। इस रिपोर्ट एक तो बताती है कि भाई 22 में 249 मिलियन लोग मलेरिया से प्रभावित थे, ठीक है, इतने मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई है, या इतने लाख लोगों की मृत्यु हो गई है। इसमें एक बताता है कि अगर हम लोग साउथ ईस्ट एशिया को स्टडी करें तो मलेरिया का साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है, सॉरी दक्षिण पूर्व एशिया में बेसिकली जो मैक्सिमम मामले हैं वो अकेले इंडिया में है। इंडिया 2/3 से अधिक, 2/3, 33 गुना 66, ठीक है, 2/3 लगभग मामले क्या है अकेले आपके इंडिया में है, ठीक है, 2/3 जरा सा कम, ठीक है, क्योंकि 33 गुना 66, 33 या 99 होता है, और परसेंट तो 100 का होता है, ठीक है। तो यानी 66% जो मामले हैं वो कहाँ पे हैं, इंडिया। लगभग 2/3 मामले आपके भारत में दर्ज किए गए, ठीक है, भारत जिम्मेदार है। यानी भारत में अगर मलेरिया की दिक्कत को खत्म किया जाए तो दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के मामलों में बहुत तीव्र गिरावट आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है अंतर्राष्ट्रीय रोगाणु निगरानी नेटवर्क, ठीक है, यानी आईपीएसएन। अभी आईपीएसएन को लॉन्च किया गया, जिसकी वजह से ये न्यूज में आई है WHO के द्वारा, ठीक है। WHO के बारे में बेसिक चीज तो पढ़ ही लिया है। अब देखो आईपीएसएन का लक्ष्य क्या है, तो कह रहा है इसका लक्ष्य है रोगाणु जीनोमिक्स की शक्ति के माध्यम से संक्रामक रोगों के खतरे से लोगों की रक्षा करना। इसका यानी लक्ष्य क्या हो गया, तो लक्ष्य हो गया बेसिकली कि संक्रामक रोगों के खतरे से रोगों की रक्षा करना, ठीक है, संक्रामक रोगों से लोगों की रक्षा करना, ठीक है। इसके लिए क्या किया जाएगा, ठीक है, जो रोगाणु जीनोमिक्स है उसकी स्टडी की जाएगी, उसके माध्यम से। क्या बोल रहा है आगे, कह रहा है कि जैसा हमको पता है कि रोगाणु जीनोमिक्स के तहत जो विषाणु होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, या जो भी अन्य रोगाणुजनक जीव होते हैं, उनकी जेनेटिक कोड का विश्लेषण किया जाता है, स्टडी किया जाता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि जो आईपीएसएन को अभी लॉन्च किया गया है, ठीक है, इसका जो सचिवालय है, इसका जो सचिवालय है लॉन्च किया गया, इसका सचिवालय कहां पे स्थित है, तो इसका सचिवालय, ठीक है, WHO हब फॉर पैंडेमिक एंड एपिडेमिक इंटेलिजेंस में स्थित है। WHO के, ठीक है, हब फॉर पैंडेमिक एंड एपिडेमिक इंटेलिजेंस में इसका जो सचिवालय है वो स्थित है, ठीक है। सर्दी मतलब बहुत ही परेशान कर दी है, आपको बता नहीं सकते कितना परेशान कर दिया। बस ये है कि क्लास खत्म करना है, तो मतलब एक अंदर से इच्छा शक्ति है, तो मतलब सर्दी आपको, मतलब मुझे सबसे गंदी बीमारी पता है सर्दी लगती है, क्योंकि ना काम आपकी प्रोडक्टिविटी ही खत्म कर देती है, ठीक। ये हो गया वन वर्ल्ड टीबी समिट। इसके बारे में राष्ट्रीय सूक्ष्म दृष्टि में एक छोटा सा फैक्ट लिखा भी था, कहाँ पे मनाई गई थी, तो वाराणसी में मनाई गई थी लास्ट ईयर का। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन था, ठीक है। इसी समय मोदी जी ने एनुअल इंडिया टीबी रिपोर्ट 2023 को भी लॉन्च किया था, ठीक। तपेदिक का हमारा पता है कि हमारा टारगेट कब तक है, 2025 तक हमारा टारगेट है खत्म करने के। हालांकि सर्वाधिक जो केसेस है 27% वो हमारे पास ही है, ठीक। मोदी जी ने इसको खत्म करने के लिए क्या किया था, ग्राम पंचायतों के सहयोग का लाभ उठाने के लिए टीबी मुक्त पंचायत पहल को लॉन्च किया था, ठीक है, ताकि जागरूकता सृजन किया जाए और टीबी को ग्रास रूट लेवल पे जाके खत्म करने में भूमिका निभाई जाए, या पंचायतों की भूमिका को इसमें अटैच किया जाए, ठीक है। तो टीबी मुक्त पंचायत पहल को भी मोदी जी ने यहाँ पे लॉन्च किया था। इसके बाद से हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, जिसका नाम है हम लोग का इन्वायरमेंट, ठीक है। तो अब हम लोग इन्वायरमेंटल साइंस को देखेंगे, जो करेंट इन्वायरमेंटल साइंस है उनको देखेंगे, जिसमें पहली टॉपिक अपना है नीलगिरी तहर परियोजना। नीलगिरी तहर के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि नीलगिरी तहर क्या है, तमिलनाडु की, ठीक है, तमिलनाडु की ये राज्य पशु है, ठीक है। तो नीलगिरी तहर के बारे में खैर हमारी जानकारी ये पहले से भी है। अब
अब आते हैं, तो जाहिर सी बात है जब ये राज्य पशु किसकी है, तमिलनाडु सरकार की है, तो नीलगिरी तहर परियोजना स्टार्ट भी किसने किया होगा, तो जाहिर सी बात है ये तमिलनाडु सरकार की होगी। तो कभी भी किसी जीव से संबंधित कोई परियोजना स्टार्ट की जाती है तो उस जीव के संरक्षण, उसमें वो बढ़ावा देने से संबंधित है। नॉर्मली नीलगिरी तहर देखेंगे, ये एक ऐसे जीव हैं जो पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं, आप पर्वतीय क्षेत्रों में देखेंगे ये पाए जाते हैं, ठीक है। ये खुरदार जानवर होते हैं, ठीक है, हुव्ड एनिमल, यानी ये खुरदार जानवर होते हैं। आईयूसीएन की लिस्ट में इनको इंडेंजर्ड की श्रेणी में शामिल किया। हमको पता है आईयूसीएन एक रेड लिस्ट जारी किया करता है, उसमें ये इंडेंजर्ड की श्रेणी में शामिल है। तो नीलगिरी तहर से संबंधित इस प्रकार की कोई पहली परियोजना है, ठीक है। 7 अक्टूबर को हम सबको पहले से पता है, हम लोग नीलगिरी तहर डे के रूप में मनाते हैं। ये सारे फैक्ट्स हम लोग पहले से जानते आए हैं। अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे टाइगर रिजर्व्स के बारे में। अभी वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ठीक है, को 54th टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया। यह अधिसूचना किसने जारी की, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। यानी वीरांगना टाइगर रिजर्व कहां पे स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है। हुआ क्या कि मध्य प्रदेश की 2 सेंचुरीज, मध्य प्रदेश की 2 है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जिसमें से एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम है नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरे का नाम था वीरांगना दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को मिलाकर एक टाइगर रिजर्व के रूप में नाम दिया गया और उसका नाम दिया गया वीरांगना, ठीक है, दुर्गावती टाइगर रिजर्व। इससे टाइगर रिजर्व में अधिसूचित होते ही ये मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व बन गया। यानी वीरांगना, अगर हम लोग ओवरऑल बात करें भाई, 54वां 54 तो ये हो गया इंडिया का, भारत का 54वां टाइगर रिजर्व। लेकिन अगर हम लोग खासतौर पे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का ये 7वां टाइगर रिजर्व है। किन 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को मिला गया है, तो आपका नौरादेही और दुर्गावती। रानी दुर्गावती जी के बारे में हमको पहले से पता है, ठीक है। कुछ भी आपको नहीं पता होगा तो एटलीस्ट वो गोंडवाना वाले किला की रक्षा तो आपको पता होगा। अकबर के समय में अकबर गोंडवाना की विजय करना चाहता था। मैंने आपको अकबर के जो लड़ाइयाँ थी उसके बारे में आपको होमवर्क भी दिया हुआ था, मुझे याद है। अगर आपने अभियान को पढ़ा होगा तो उसमें आपको आया होगा गोंडवाना अभियान, ठीक है, देखना है। तो जाहिर सी बात है कि इस अभियान के तहत गोंडवाना की किला को जीतना चाहता था कौन, अकबर ने गढ़कटंगा पर क्या किया, मुगल आक्रमण, गढ़कटंगा पर अकबर का आक्रमण हुआ था। अकबर की तरफ से उसका सेनापति आसफ खान आया था लड़ने और बहादुर शाह के समर्थन से आया था। बहादुर शाह उस वक्त मालवा का शासक था, ठीक है, मानी मालवा वाले बेल्ट पे का वजीर था ये, ठीक है। और आसफ खान जो कि सेनापति था आपका अकबर का, दोनों ने मिलकर लड़ाई किया था। हालांकि गढ़कटंगा की इस लड़ाई में रानी दुर्गावती ने बहुत ही क्षमता के साथ, दृढ़ता के साथ इस लड़ाई को जीत लिया था। बाद में चारों तरफ से, ठीक है, विक्ट्री के बाद चारों तरफ से आप देखोगे कि जो रानी दुर्गावती को घेर लिया जाता है तो दुश्मन के हाथ में ना लगे इसके लिए उन्होंने स्वयं को आत्महत्या कर रही थी उन्होंने, ठीक है। तो ये थी रानी दुर्गावती की कहानी। रानी दुर्गावती के बारे में एक बार मैं फिर से कहूँगा, आप लोग PYQs में जो क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन, ठीक है, देख लेना है। जो अब तक मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने बता भी दिया, ठीक है। तो 54 टाइगर रिजर्व कौन सा है ये आपको पता चल गया। अच्छा, एरिया के हिसाब से ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है एरिया के हिसाब से, ठीक। और एरिया के हिसाब से छोटा सबसे टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो कान्हा टाइगर रिजर्व। कौन है, कान्हा टाइगर रिजर्व। बड़ा कौन सा है, तो रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व। किन 2 सेंचुरी से मिलकर बनाया गया, तो आपका नौरादेही और वीरांगना टाइगर रिजर्व को मिला के बनाया गया। अब यहाँ पे मध्य प्रदेश के 7 जो टाइगर रिजर्व है उनका नाम लिखा गया है। उनमें से एक आपका है कान्हा, दूसरा आपका है सतपुड़ा, तीसरा आपका है संजय धुबरी, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना और वीरांगना दुर्गावती। ये 7 टाइगर रिजर्व्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर जाना है, क्योंकि हमको पता है अगर PYQs आपने पढ़ रखी होगी तो टाइगर रिजर्व्स कहां पे स्थित है ये क्वेश्चंस बन के आता है। तो देखो यहाँ पे 7 टाइगर रिजर्व के बारे में कान्हा आपको हो गया, सतपुड़ा हो गया, संजय धुबरी हो गया, पेंच हो गया, बांधवगढ़ हो गया, पन्ना हो गया और वीरांगना दुर्गावती, ठीक है। इसके बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन बन के आया हुआ भी है, देख भी लेना है, ठीक है। 54 आपका ये खास में 15, 51, 52, 53, 54 ये आपको 5 याद रहने चाहिए, ठीक है। हम लोग देखेंगे अभी नमो 108 कमल की नई प्रजाति है जिसका अभी विकास या हम लोग कह सकते हैं जिसका अभी अनावरण किया गया है, ठीक है, केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री के द्वारा। अच्छा, बात आती है कि सर नमो 108 क्या है। एक्चुअली 108 जिसमें आप देख रहे हैं वो 108 पंखुड़ियां हैं। इस खास कमल की प्रजाति की विशेषता यह है कि इसमें 108 कमल की पंखुड़ियां हैं, ठीक है। पंखुड़ियां का मतलब क्या था,
पिटल्स होता है, ठीक है, ध्यान देना है। और इस 108 कमल की पंखुड़ियों वाली इस कमल की नई कमल की प्रजाति को नमो 108 नाम दिया गया है। इसका डेवलपमेंट लखनऊ स्थित CSIR NBRI अर्थात CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, तो क्वेश्चन बन क्या सकता है कि CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहां पे स्थित है? तो CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ में स्थित है। पहली बात तो यही होगी। अब देखो हुआ क्या है यहां से, ठीक है, इसकी कुछ विशेषता देख लेते हैं हम लोग, इसकी कुछ विशेषता देख लेंगे हम लोग, ठीक है। देखो अब इसकी विशेषता क्या रखना है, करा कि ये सभी ये करा कि यह प्रजाति मौसमी परिस्थितियों के प्रति अधिक लचीली है, लंबे समय तक पुष्पित होती है, मार्च से दिसंबर तक सबसे लंबे समय तक पुष्पित होती है। करा कि यह भारत में कमल की एक ऐसी प्रजाति है जिसका जीनोम पूरी तरह से अनुक्रमित किया गया है, जिसका जीनोम पूरी तरीके से अनुक्रमित किया गया है। तो यहाँ पे इसके बारे में 3 फैक्ट्स लिखे गए हैं। एक तो ये कि ये अत्यधिक लचीली है मौसमी परिस्थितियों के प्रति, दूसरा मार्च से दिसंबर तक ये पुष्पित होती है, तीसरा इसके बारे में लिखा गया कि भारत की पहली ऐसी कमल की प्रजाति है जिसको पूरी तरीके से अनुक्रमित किया गया है, पूरी तरीके से अनुक्रमित किया गया है। जब ध्यान देना कि इसका अनावरण किया गया था उसी समय कमल अभियान स्टार्ट किया था, लोटस मिशन स्टार्ट किया गया था, किसके द्वारा? CSIR NBRI के द्वारा। क्यों किया गया था? तो इस लोटस अभियान की शुरुआत इसलिए की गई थी ताकि जो ये नमो 108 पुष्प है इसको उगाया जाए अन्य हिस्सों में, देश के अन्य हिस्सों में भी उसको उगाया जाए, ठीक है। इस प्रजाति की पहली बात खोज आपकी मणिपुर में की गई थी, ठीक है। अगला है आपका अखिल भारतीय बाघ आकलन 2022, ठीक है। हमको होता है 29 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? ग्लोबल टाइगर्स डे मनाते हैं। PYQ उठा के देखो 29 जुलाई के ऊपर कितनी बार क्वेश्चन बन के आ गया है, ठीक है। टाइगर के ऊपर क्वेश्चन अक्सर हर बार बन के आता है। टाइगर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है भाई कि टाइगर प्रोजेक्ट कब से स्टार्ट किया गया? तो 1973 से स्टार्ट किया था, वर्ष 1973 से। वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ग्लोबल टाइगर डे आपका मनाया जाता है 29 जुलाई को। अब हम लोग थोड़ा सा टाइगर प्रोजेक्ट के देखते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर को देखते हैं। तो चूंकि 1973 1 अप्रैल, ये करेक्ट ये डेट भी आप लोग याद कर लेना क्योंकि 50वां वर्ष पूरा हुआ है। 1 अप्रैल 1973, 1 अप्रैल 1973 को, ठीक है, हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो यानी प्रोजेक्ट टाइगर को मनाते हुए हमारे क्या हुआ? 50 वर्ष पूरा हो गया। तो जब 50 वर्ष पूरा हो गए तो मोदी जी ने क्या किया? मैसूर कर्नाटक में बैठक करते हैं। अब मैसूर कर्नाटक में ही करते हैं, क्यों करते हैं अभी बताता हूँ आपको। तो मैसूर कर्नाटक में बेसिकली मैसूर जो विश्वविद्यालय, वहाँ पे एक बैठक होती है, मीटिंग होती है, कार्यक्रम होता है, ठीक है, जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के स्मरणोत्सव कार्यक्रम, ठीक है, स्मरण उत्सव, ठीक है, यानी यादगार कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया, ठीक है। तो कमेमोरेशन बेसिकली ऑफ 50 ईयर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, ये एक प्रोग्राम था जिसका उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा। कहाँ किया गया? तो मैसूर कर्नाटक में। अब हम लोग थोड़ा सा टाइगर्स के ऊपर कुछ फैक्ट्स को देखना स्टार्ट करें, कुछ फैक्ट्स को देखना। तो अभी क्या हुआ है? अखिल भारतीय बाघ आकलन जो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन आया है उसका 5th साइकिल का परिणाम आया है। ये परिणाम जिस रिपोर्ट में दर्ज किया गया, जिस रिपोर्ट के नाम से आया, वो उस रिपोर्ट का नाम है स्टेट्स ऑफ टाइगर्स को प्रीडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया 2022, ठीक है। एक सेकेंड, सर्दी एकदम हालत बेकार कर दी है मेरी, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ कितनी परेशानी के साथ इस वक्त चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो जिस रिपोर्ट में ये आकलन रिपोर्ट आया है, मतलब आकलन दिया गया है, उस रिपोर्ट का नाम है स्टेट्स ऑफ टाइगर्स को प्रीडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया 2022। इसमें, ठीक है, ये रिपोर्ट कहती क्या है? आकलन करती है किसका? टाइगर एस्टिमेशन की बात करती है, टाइगर के आकलन की बात करती है। ये कहती है कि भारत में कुल टाइगर्स की संख्या कितनी है? तो 3682 3682 टाइगर्स क्या है भारत में मौजूद हैं। इन 3682 टाइगर्स में से जो सर्वाधिक टाइगर्स हैं वो कहाँ पे स्थित है? ये बताएगा क्या? सर्वाधिक टाइगर्स की संख्या आपकी एमपी में है। एमपी में 785 टाइगर्स है, ये इंपॉर्टेंट बात है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर्स हैं, टाइगर्स की संख्या कितनी है? 785 टाइगर्स है। अच्छा, ये चीज़ दूसरे उसके बाद से कर्नाटक में है, उसके बाद से कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, ठीक है। तो कर्नाटक में ही हमने क्या देखा है कि कर्नाटक में ही मनाया गया आपका प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने का स्मरण उत्सव कार्यक्रम, ठीक। क्योंकि कर्नाटक में दूसरा टाइगर्स के मामले में, संख्या के मामले में सेकेंड रैंक रखता है कर्नाटक, सेकेंड रैंक रखता है कर्नाटक,
कर्नाटक के पास 563 कुल टाइगर्स हैं। तो ये यहाँ पे हो सकता है ना कि यही आपको दे दे, लिख दे कि हाल ही में प्रोजेक्ट टाइगर मतलब कि 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के स्मरण उत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन कहा गया। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटक इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान देना। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर्स हैं? उत्तर प्रदेश में टाइगर्स की संख्या 205 है, 205 टाइगर्स हैं। ठीक है, कुछ और फैक्ट्स यहाँ पे देखो लिखा गया होगा जिसको आप लोग देख लो। हमने देखा अब तक हम लोग राज्य के हिसाब से देखें, ये राज्य के हिसाब से देखें कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, फिर उसके बाद हमने देखा कर्नाटक में सर्वाधिक है, कर्नाटक के बाद हमने देखा उत्तराखंड में सर्वाधिक टाइगर्स हैं। लेकिन अगर हम लोग बाघ अभयारण्यों की बात करें, ठीक है, तो भाई 7 टाइगर रिजर्व के बारे में अभी हम लोग कान्हा, पेंच, ठीक है, रानी दुर्गावती, ठीक है, मतलब 7 टाइगर रिजर्व हमने मध्य प्रदेश के देखे हैं। लेकिन अगर हम लोग सर्वाधिक टाइगर रिजर्व्स की बात करेंगे, मतलब कहाँ पे बाघों की संख्या है, तो कार्बेट बाघ अभयारण्य, कार्बेट बाघ अभयारण्य में सर्वाधिक टाइगर्स हैं। जैसे एक टाइगर रिजर्व में, ठीक है, सर्वाधिक बाघ कहाँ पे है, तो वो है कार्बेट टाइगर, जहाँ पे 260। एक सेकेंड यार, एकदम परेशान हो गया मैं। ठीक है, बीच बीच में यार परेशान होने के लिए सॉरी। हाँ, उत्तराखंड, तो एक तो पीटी में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कार्बेट बाघ अभयारण्य कहाँ पे स्थित है, तो वो आपका उत्तराखंड में, यहाँ पे 260 बाघ है। ठीक है, सर्वाधिक बाघों की संख्या यहीं पे स्थित है। ठीक है, उसके बाद से कर्नाटक के 2 हैं, बांदीपुर और नागरहोल, बांदीपुर और नागरहोल। ठीक है, ये दोनों कहाँ पे हैं? कर्नाटक में। तो 10 बाघ अभयारण्यों के नाम तक हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें से 2 कर्नाटक के, 1 उत्तराखंड के, 7 आपके एमपी के। ठीक है, अभी क्या हुआ है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का उद्घाटन किया गया 7 अप्रैल को, सॉरी 9 अप्रैल को ही, जब 50वें स्मरणोत्सव कार्यक्रम मनाया जाता है, उसी समय मोदी जी ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की भी क्या किया, को लॉन्च किया। अब बात आती है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में कुल कितनी प्रजातियां शामिल हैं, तो इसकी 7 बिग कैट्स प्रजातियां शामिल हैं, जिसमें आपका बाघ है, लायन है, लेपर्ड है, हिमतेंदिया यानी स्नो लेपर्ड है, प्यूमा है, जगुआर है, चीता है। तो ये 7 प्रजातियां हैं, ये 7 प्रजातियां हैं जिनको इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंसेस में शामिल किया गया। ठीक है, ये 7 प्रजातियां हैं। ठीक, अब बोलोगे कि सर भारत में चीते का जो पुनर्वास कराया गया था वो मोदी जी के बर्थडे पे कराया गया था 17 सितंबर 2022 को, इतनी पुरानी घटना क्यों पढ़ा रहे हो? ठीक है, तो पुरानी घटना नहीं है। अब देखो कि ये एक ऐसा न्यूज़ है जो हर बार न्यूज़ में आता ही रहता है, क्योंकि हम लोगों ने कुल 20 नाभीव्याय चीतों को 2 शिफ्ट में लेके आए थे। पहली बार 8 नाभीव्याय चीतों को लेके आया गया था, दूसरी बार 12 नाभीव्याय चीतों को लेके आया गया था। ठीक है, और इनको कूनो कहाँ पे रखा गया था, तो इनको कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया था। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? एमपी का कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया था। अच्छा, अब यहाँ पे एक होमवर्क मैं दूंगा, क्यों लाया गया था? इनके संरक्षण प्रोजेक्ट चीता, सॉरी प्रोजेक्ट, हाँ प्रोजेक्ट चीता हमने स्टार्ट किया था 1 साल पहले, उसकी वजह से लाया गया था। होमवर्क लिखो पहले, ठीक है, जितने भी प्रोजेक्ट है वो आपको तैयार होना चाहिए। ठीक है, जैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट चीता, तो ये इसके बेस क्वेश्चन बन के आते हैं। सेकेंड, इन सीटू और एक्स सीटू, इन सीटू और एक्स सीटू जो कंजर्वेशन है, संरक्षण है, ठीक है, इसको होमवर्क कर जाना। इसके एग्जांपल्स क्या है ये आप लोग तैयार कर जाना। ठीक है, इन सीटू एक्स सीटू ये तैयार कर जाना। अब देखो हुआ क्या था, अभी जैसे फॉर एग्जांपल बताऊं, अभी सॉरी नामक एक चीते की डेथ हो गई है, इसको अचेत अवस्था में पाया गया। ठीक है, और ये 10वां चीता जिसकी मृत्यु हुई है। और आशा चीता, ठीक है, प्रोजेक्ट चीता की ये फेल्योर की एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। अभी हाल ही में आशा चीता ने 4 बेबी चीते को जन्म दिया है। ठीक है, तो ये इंक्रीज होने की एग्जांपल्स हैं। हालांकि 10 चीते अब तक मृत्यु हो चुके हैं। तो टाइगर एक ऐसा, मतलब सॉरी चीता एक ऐसा टाइगर, मतलब चीता प्रोजेक्ट में देखेंगे कि ये हर 4-3 महीने पे न्यूज़ में आते रहते हैं, तो ये लगातार इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें 6 लिखा है, 10 चीते मर चुके हैं। हो सकता है जब तक इसमें लिखा गया था तो 6 की संख्या रही हो, लेकिन अभी इसमें 10 चीते मर चुके हैं, सॉरी को शामिल करते हुए। ठीक है, अच्छा ये चीज़ हो गया। और जो जिस चीते ने अभी 4 बेबी को जन्म दिया उसका नाम है आशा चीता। ठीक है, आशा उसका नाम था। अच्छा, हम लोग को पता है कि भारत में चीते को विलुप्त कब से घोषित किया गया है, तो 1952 वर्ष 1992 से ही भारत में चीते को विलुप्त घोषित कर दिया था, 1952 से। इन इंडिया
ठीक है, 1952 से वर्ष 1952 से क्या किया गया था, ठीक है, चीते को विलुप्त घोषित कर दिया है। अब 1952 से जब चीते को विलुप्त घोषित कर दिया गया है, तो भारत में जो चीते पाए जाते थे वो एशियाई चीते थे, जिसका वैज्ञानिक नाम देखो ये लिखा है, ठीक है, साइंटिफिक नेम लिखा है। लेकिन चूंकि कई सारे कारणों से हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली हम लोग अफ्रीकी चीते को अपने यहाँ लेके आए थे, नाबिया से, ठीक है, नामीबिया से, ठीक है, उसका साइंटिफिक नेम यहाँ पे लिखा हुआ है। लगभग 7 दशक के बाद हमने हमारे यहाँ हमारे ज़मीन पर चीते देखने को मिले थे, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पे जो लिखी, नामीबिया से लेके आ गए थे, 2 शिफ्ट में लेके आ गया, 8 चीता और 12 चीता, ये टोटल संख्या हो गई। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि विशाल जंगली मांसाहारी जानवरों के लिए अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण की विश्व की प्रथम परियोजना ये थी, ठीक है, क्योंकि लाए कहाँ से, अफ्रीकी महाद्वीप से लाए, किस महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में क्या है, तो अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण हुआ है, द फर्स्ट वर्ल्ड फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइड, ठीक है, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल देखेंगे ये स्थानांतरण आपको देखने को मिलेगा, ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट था, ये स्थानांतरण प्रोजेक्ट था आपका, ठीक है, विश्व का पहला। अच्छा, यहाँ पे चीता परियोजना संचालन समिति बनाई गई है मध्य प्रदेश वन विभाग के द्वारा, राष्ट्रीय वन संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा, ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन से हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कह रहा कि डॉक्टर राजेश गोपाल, ठीक है, महासचिव हैं, ग्लोबल टाइगर फोरम इस समिति की, ठीक है। अच्छा, बोला कि डॉक्टर राजेश गोपाल जो कि ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचिव हैं, वो इस समिति के अध्यक्ष हैं, ठीक है, यानी चीता परियोजना संचालन समिति के। तो इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, बेसिकली चीतों की निगरानी, उनकी प्रगति, उनकी समीक्षा, इसके लिए चीता परियोजना संचालन समिति बनाई गई थी, ठीक है। महेंद्रगिरी जैव विविधता विरासत स्थल, यानी महेंद्रगिरी को अभी देखेंगे बेसिकली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था, जिसकी वजह से जैव विविधता विरासत स्थल न्यूज़ में आ गई थी। वर्तमान में अपने पास कुल टोटल जब तक ये करेंट अफेयर लिखा गया था तो 44 कुल हमारे पास क्या है, 44 अपने पास 44 जैव विविधता विरासत स्थल है। आर्टिकल 44 क्या होता है आप बता भी सकते हो, ठीक है, इसी तरीके से लिंक करके। अच्छा, अब देखोगे एक्चुअली यहाँ पे देखो उड़ीसा गवर्नमेंट की दादना ये तीसरी, मतलब ये दूसरी, अभी देखो महेंद्रगिरी पहाड़ी को जो जैव विविधता विरासत स्थल देता है, सबसे करेंट का न्यूज़ नहीं है दादना है, ठीक है। सबसे करेंट का न्यूज़ आपकी है कि गंधमर्दन पहाड़ी, दादना गंधमर्दन पहाड़ी कहाँ की है, ओडिशा की, ठीक है। तो गंधमर्दन पहाड़ी को क्या किया गया कि जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया, ठीक है, जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। इसके पहले महेंद्रगिरी पहाड़ी को, ठीक है, उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया था। उसके पहले उड़ीसा का पहला जैव विविधता विरासत स्थल जिसे घोषित किया गया था वो आपका था, ठीक है, मंदसौर, ठीक है, मंदसौर इसको जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया था। यानी उड़ीसा की कुल 3 जैव विविधता विरासत स्थल है, मंदसौर, महेंद्रगिरी और आपका गंधमर्दन पहाड़ी अभी करेंट में जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया था, जिसकी वजह से न्यूज में आई थी, ठीक है। और आपकी यहाँ पे आप चूंकि महेंद्रगिरी पहाड़ी को भी इंक्लूड कर दिया है, हेडिंग महेंद्रगिरी को इसलिए लिख दिया है क्योंकि थोड़ा फेमस जो नाम है वो महेंद्रगिरी है, ठीक है, महेंद्रगिरी है, ये गई आपकी बात को। इसके बाद से कह रहा है कि इतना ही नहीं, यहाँ पे तो 3, अब देखो कितनी कुल 44 जैव विविधता विरासत स्थल है, तो आपको कितनी जैव विविधता विरासत स्थल के नाम यहाँ पे बता दिया, तो 3 तो ऊपर ही हो गया। कह रहा कि अरिट्टापट्टी, ठीक है, अरिट्टापट्टी तमिलनाडु का क्या है जैव विविधता स्थल, जिसको पहला जैव विविधता विरासत स्थल है जिसको घोषित किया गया था, ठीक है, 2022 में। तो ये चौथा हो गया आपका, 4 हो गया। इसके बाद से आप भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसको घोषित किया गया है, तो वो आपका कर्नाटक का था, नल्लूर टाइमेरिंड ग्रोव, ये कर्नाटक का एक जैव विविधता विरासत स्थल था जो भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। तो टोटल 5 जैव विविधता विरासत स्थलों के यहाँ पे नाम लिख दिया है, कितना, 5 जैव विविधता विरासत स्थल के। आपके पास क्या है, टाइगर रिजर्व्स, जैव विविधता विरासत स्थल, ठीक है, नेशनल पार्क्स, ठीक है, ये सारा आपको तैयार रहना चाहिए। इंस्टीट्यूट एक्सटीट्यूट के जितने एग्जाम्पल्स है ना, वो एग्जाम्पल्स कहाँ पे स्थित है कि आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। आई बात समझ में। अब आपके लिए एक होमवर्क आता है कि उत्तर प्रदेश का जो जैव विविधता, उत्तर प्रदेश में एक ही जैव विविधता विरासत स्थल है, उसका नाम क्या है, होमवर्क ले लो। बिहार में कोई भी जैव विविधता विरासत स्थल नहीं है, बीपीएससी वाले दिमाग में रखो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो इसका लास्ट टॉपिक भी है, रामसर साइट्स, इसको देखते हैं। अब देखो यहाँ पे आप लोग क्या करो, एक होमवर्क ले लो, पूरा एक आर्द्रभूमि वाला जो टॉपिक है ना, होमवर्क, ठीक है, ठीक है, पूरा आर्द्रभूमि वाला टॉपिक
ठीक है, ये टॉपिक ही आपको क्या करना है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की बुक से खत्म कर लेना है। अच्छी बात है, पारिस्थितिकी की बुक से खत्म कर लेना, अच्छी बात है। इसका 70% हिस्सा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। केवल करेंट अपडेट सर कि भाई अभी अगस्त में क्या हुआ था। एक्चुअली माइक सर्दी की वजह से क्या हो रहा है ना कि मुझे क्लास बीच बीच में मैं क्या कर रहा हूँ, पॉज कर दे रहा हूँ और थोड़ा सा बाहर टहल घूम के अच्छा महसूस करके आ रहा हूँ। मतलब एकदम ना चलने वाली सर्दी मुझे हुई है, ठीक। तो माइक जब लौट के आ रहा हूँ तो माइक छूट जा रहा है बार बार, ठीक है। तो ध्यान रखना 11 नई अभी आर्द्रभूमियों को जोड़ा गया। जैसे ही इन 11 नई आर्द्रभूमियों को छोड़ा गया वैसे हमारे पास आर्द्रभूमियों की संख्या कितनी होगी, 75। तो अब अगस्त तक जाते जाते हमारे पास अगस्त माह में 13 अगस्त तक हमारे पास कुल कितनी आर्द्रभूमियाँ हो गई थी वेटलैंड, हमारे पास कुल 75 आर्द्रभूमियाँ हो गई थी। सर्वाधिक अगर आर्द्रभूमियाँ किसके पास हैं तो सर्वाधिक आर्द्रभूमियाँ तमिलनाडु के पास हैं। तमिलनाडु के पास कुल 14 वेटलैंड्स हैं, ठीक है, ठीक। 14 वेस्टर्न यानी रामसर स्थल सर्वाधिक कहाँ पे है, वो आपके पास तमिलनाडु में है। उसके बाद से सर्वाधिक आपकी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश यानी यूपी रामसर स्थलों में सेकेंड रैंक रखता है, ठीक है। इसके बाद से पंजाब की बारी आती है, पंजाब, उड़ीसा, फिर जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ये आप लोग देखते चलेंगे। गुजरात में 4 है, 2 है। अच्छा, आप बोलोगे कि सर इतना 75 याद रखना पड़ेगा। देखो ये आपको बेसिकली मैच दी कॉलम में आएगा, ठीक है। पहली बात तो जो तमिलनाडु के 14 आपके 14 हैं वो याद कर जाओ, ठीक है। नाम मन्नार की खाड़ी भाई सबको पता है तमिलनाडु में, ठीक है। एक बार पॉइंट कैलीमियर वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य, पिचवरम मैंग्रोव, ठीक है, पल्ली करनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, वेल्लोड पक्षी अभ्यारण्य, कंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य, किरीकिली पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। उदया मार्थनदापुरम पक्षी अभ्यारण्य, वेदांतंगल पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एक बार सबका नाम एक बार रीड कर लेना है एटलीस्ट, ठीक है, सबका नाम रीड कर लेना है, ठीक है। यूपी वाले में आपको काम क्या कर लेना है, जैसे आपको हैदरपुर आर्द्रभूमि कहाँ पे स्थित है तो इसमें लोकेशन भी आपको पता होना चाहिए। खासतौर पे 5 आर्द्रभूमियां एक साथ जो जोड़ी गई थी, सूर, समान, सांडी, ठीक है, सरसई और एक 100 से और है समसपुर। इन 5 का तो लोकेशन एटलीस्ट आपको जरूर पता होना चाहिए। हालांकि बाकी हैदरपुर, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य तो यही आपकी संत कबीर नगर में बगल में ही है, ठीक है। उत्तरी गंगा, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, हरिके झील, रोपड़, ठीक है, ये सब उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इनका लोकेशन भी आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है, ठीक है, किस क्षेत्र में स्थित है। पंजाब का क्या हो गया, ब्यास संरक्षण रिजर्व, हरिके झील, ध्यान देना है जो आपका हरिके झील है, रोपड़, केशोपुर मियानी सामुदायिक रिजर्व, कांजली PYQs में आया हुआ है, हरिके पेपर में आया है, ब्यास भी पेपर में आया हुआ है, ठीक है। नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, तो भाखड़ा नांगल से याद करो, ठीक। उड़ीसा का चिल्का झील पेपर में आया हुआ है, ठीक है। सतकोसिया गार्च नहीं आया हुआ तो याद कर जाओ। भीतरकनिका मैंग्रोव पेपर में आया हुआ है। तंपारा लेक तैयार कर जाओ। हीराकुंड जलाशय, अंशुपा जल, इसी बहाने आपको देखो जो महत्वपूर्ण लेक्स हैं जैसे अंशुपा लेक्स आपको तैयार हो जाएगा, तंपारा लेक, ठीक है, उड़ीसा में तैयार हो जाएगा आपका, ठीक है। तंपारा लेक तैयार हो जाएगा। हरिके झील आपकी कहाँ पे स्थित है, हल्की झील आपकी पंजाब में स्थित तैयार हो जाएगा, ठीक। जम्मू कश्मीर देखेंगे तो जम्मू कश्मीर कौन है, वूलर लेक, ठीक है। होकेरा आर्द्रभूमि, सनरीसर मानसर झील, ठीक है, आपका जम्मू कश्मीर में है। हाईगम, ठीक है, आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व, ठीक है। साबुल आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व ये यहाँ पे है, ठीक है। गुजरात में ध्यान देना है, ठीक है। गुजरात में तो हो गया नल सरोवर, थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य, थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। लेक्स तैयार हो जाएगा आपका। मध्य प्रदेश में भोज आर्द्रभूमि PYQ से पूछा हुआ है, साके सागर, ठीक है, सिरपुर आर्द्रभूमि, ठीक है, यशवंतपुर सागर आप देख जाओ PYQ उठा के आया हुआ है, ठीक। हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध झील, ठीक है। चंद्रताल ये PYQs में आया हुआ है। रेणुका आर्द्रभूमि सबसे छोटा आर्द्रभूमि है, ये PT में क्वेश्चन बन के आया हुआ भी है। केरल का वेम्बनाड झील आप देखो पेपर में क्वेश्चन बन के आया, अष्टमुडी पेपर में क्वेश्चन बन के आया है, ठीक है। सास्थाम कोट्टा झील पेपर में नहीं को बन गया लेकिन दिमाग में रखना कि तैयार करेंगे, ठीक है। महाराष्ट्र का नांदूर मधमेश्वर, ठीक है। लोनार झील हमको पता है कि यार कि उल्कापिंड से बनी हुई झील है, ठीक है। थाने क्रीक फ्लोमिंग अभ्यारण्य,
तसो मुरारी लद्दाख का हो गया, तसोकर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स, ठीक है, भिंडवा सुल्तानपुर हरियाणा का हो गया, सांबर पेपर में आया, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पेपर में आया हुआ है, पश्चिम बंगाल का सुंदरबन आर्द्रभूमि सबसे बड़ा है, तो सुंदरबन आर्द्रभूमि सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा आपका है रेणुका आर्द्रभूमि जो हिमाचल प्रदेश का है। उत्तराखंड में आसन है, नंदा झील गोवा की हो गई, ये पीटी में दिमाग में रख जाना, नंदा झील गोवा की, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश की हो गई, ठीक। दीपोर बिल पीटी में क्वेश्चन बन के आया हुआ, असम में स्थित है, ठीक है। बेसिकली बिल टाइप का जो टर्म्स होता है ना, ठीक है, वो टर्म्स असम और बिहार में ये फेमस टर्म्स है, मेनली असम के टर्म्स, ठीक। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, ठीक है। लोकटक झील की एक विशेषता आप लोग कमेंट कर सकते हो। मिजोरम की पाला, रुद्र सागर झील त्रिपुरा की, तो यानी मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट लेक्स है वो तैयार हो जाएंगे आपके, ठीक। अब यहां से हम लोग डिफेंस से स्टार्ट करेंगे, डिफेंस साइंस। इसमें पहला टॉपिक आपका है आईएनएस इम्फाल भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, ठीक है। अभी देखो हुआ क्या है, आईएनएस इम्फाल को मुंबई स्थित नौसैनिक पोतगाह में, ठीक है, बेसिकली इसको शामिल किया, पोतगाह में बेसिकली भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। भारतीय नौसेना में शामिल करने से पहले या बेसिकली मुंबई स्थित नौसैनिक पोतगाह में आयोजित समारोह में शामिल जब किया गया, तो इससे एक ब्रह्मोस मिसाइल का को मतलब लॉन्च भी किया गया, ठीक है, ध्यान रहे। यह एक स्वदेशी विध्वंसक पोत है, ठीक है। जब इसमें एक टर्म्स ऐड हो रहा है कि स्वदेशी विध्वंसक पोत है, तो आप लोग को लगेगा कि ये 100% स्वदेशी रूप से निर्मित है। ऐसा नहीं है, इस पोत का निर्माण में 75% स्वदेशी मटेरियल्स हैं, स्वदेशी उपकरणों का प्रयोग इसमें, स्वदेशी उपकरण इसमें कितने हैं, 75%। 75% स्वदेशी उपकरण का प्रयोग किया गया, 100% नहीं, ये चीज दिमाग में रखना है। अब देखो करा ये एक पहला ऐसा, अच्छा इम्फाल अब बताओ कहाँ की कैपिटल है, नॉर्थ ईस्ट की, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के किस राज्य की कैपिटल इम्फाल, तो नॉर्थ ईस्ट पे ध्यान देना, नॉर्थ ईस्ट के किसी शहर के नाम पे पहली बार किसी युद्धपोत का नाम रखा गया, किसी स्वदेशी युद्धपोत का नाम रखा गया है, ये दिमाग रखना। अब देखो इस युद्धपोत के साथ एक और विशेषता क्या है, इसकी डिजाइनिंग और इसके निर्माण में बहुत कम समय लगा है, ठीक है, ध्यान देना है। अब बता दें कि सर इसका निर्माण या इसकी डिजाइनिंग किसके द्वारा की गई, तो इसका डिजाइनिंग किया गया वारशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा, ठीक है, जो कि भारतीय नौसेना का एक इन हाउस संगठन है, उसका नाम है वारशिप डिजाइन ब्यूरो, इसके द्वारा इसका डिजाइन किया गया है, ठीक है। इसकी एक अच्छी बात क्या है भाई, अभी ब्रह्मोस हमने देखा है इसमें, तो परमाणु जैविक और रासायनिक युद्धों की स्थितियों में सभी स्थितियों से लड़ने के लिए तैयार है, रासायनिक युद्ध लड़ना हो, जैविक युद्ध लड़ना हो, परमाणु युद्ध लड़ना हो, सबसे तैयार है। अब बात होती है कि सर प्रोजेक्ट इम्फाल को किस परियोजना के तहत बनाया गया, तो बेसिकली 15B परियोजना, प्रोजेक्ट 15B या परियोजना 15B के तहत इसका निर्माण किया गया। परियोजना 15B के तहत कुल 4 पोतों का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है, उनमें से ये तीसरा पोत है, थर्ड पोत है, ध्यान देना। पहला आईएनएस विशाखापत्तनम है, चूंकि प्रोजेक्ट 15B के तहत जो पहला पोत बना था उसका नाम है आईएनएस विशाखापत्तनम, ठीक है। प्रोजेक्ट 15B के सभी जो पोत है उसका निर्माण मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, एमडीएल के द्वारा किया जा रहा है, एमडीएल के द्वारा किया जा रहा है। चूंकि एमडीएल के द्वारा प्रोजेक्ट 15B के तहत जो पहला पोत निर्माण किया गया था उसका नाम है आईएनएस विशाखापत्तनम, इसके कारण इसको हम लोग विशाखापत्तनम परियोजना के तहत भी बोलते हैं, ठीक है। पहला नाम क्या है इसका, विशाखापत्तनम है, तो चूंकि इसी की वजह से इसको हम लोग विशाखापत्तनम श्रेणी के विध्वंसक पोत भी कहते हैं, ठीक है, विशाखापत्तनम श्रेणी के पोत के नाम से भी जानते हैं। सेकंड इसमें है आईएनएस मोरमुगांव, ठीक है, तीसरा इम्फाल है और चौथा आईएनएस सूरत है, ठीक है। इसका यहाँ पे लिखा है कि इसकी विशेषता कि 30 समुद्री मील की इसकी अधिकतम गति है। हम होता है कि समुद्र में जो गति होती है इसको हम लोग नॉटिकल माइल्स में नापते हैं, ठीक है, जो 30 नॉटिकल माइल्स इसकी अधिकतम गति है, ठीक है, जानना है। इसका से हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट है समर वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली। समर का फुल फॉर्म आप देखोगे तो यहाँ पे समर में जो SAM है उसका है सरफेस टू एयर मिसाइल, समर का, तो यानी ये क्या है, एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। समर क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल एस्योर्ड, ठीक है, रिटेलिएशन इसका फुल फॉर्म है, ध्यान देना। अब बताते कि इसका परीक्षण कहां से किया गया, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है सूर्यलंका एयर फोर्स स्टेशन से इसका परीक्षण किया गया। इसका परीक्षण कहां से किया गया है, तो आंध्र प्रदेश स्थित सूर्यलंका एयर फोर्स स्टेशन से इसका परीक्षण किया गया है। एयर सरफेस टू एयर है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। मारक क्षमता इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 10 to 12 किलोमीटर की है, यानी यह एक कम दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइल सिस्टम है। तो मारक क्षमता इसकी क्या है, 10 to 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर है, यानी मारक क्षमता इसकी ठीक है थोड़ी कम है, थोड़ी कम दूरी की मारक क्षमता वाली एक मिसाइल है,
नेक्स्ट हमारा क्या है, अभी प्रलय का सफल परीक्षण किया गया किसके द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, प्रलय क्या है ध्यान देना। पहली बात तो कहां से किया गया, तुमको पता है कि एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है आपके उड़ीसा तट पे। आप बता सकते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किस द्वीप का नाम बदलकर, हाँ, किस द्वीप का नाम बदलकर इसका नाम रखा गया है। ठीक है, किस द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप नाम रख दिया गया है। ठीक है, तो यहां से बेसिकली क्या किया गया कि इसको जो प्रलय है, ठीक है, प्रलय मिसाइल को लॉन्च किया गया। अब देखो क्या करा है, प्रलय की विशेषता, ये पहली विशेषता यहां पर लिखी गई है कि ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, एसआरबीएम है। सेकंड बात क्या करा है, ये सरफेस टू सरफेस मार करने में सक्षम है, सरफेस टू सरफेस मार करने में सक्षम है। तीसरी इसकी विशेषता क्या है, इसकी मारक दूरी कितनी है, तीसरी विशेषता 350 to 500 किलोमीटर। ठीक है, चौथी विशेषता इसकी क्या है कि ये मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च कर सकता है, मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, और इसकी पांचवी विशेषता में एक केवल टर्म लिखा हुआ है जो कि इसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस बनाती है। ठीक है, नॉर्मली हम लोग केवल टर्म अगर स्टेटमेंट में आता है तो हम लोग उसे गलत मानते हैं, बट यहाँ पे केवल क्या है कि यह केवल जो कन्वेंशियल, ठीक है, जो वारहेड है यानी जो पारंपरिक युद्ध शीर्ष है उन्हीं को ले जाने में ये सक्षम है, या उन्हीं के ले जाने के लिए, उन्हीं के वहन के लिए इसको डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो प्रलय की संबंधित क्या है, ये एक एसआरबीएम है, सतह से सतह पर यानी सरफेस टू सरफेस मार करने में सक्षम है। तीसरी मारक क्षमता इसकी क्या है, 350 to 500 किलोमीटर। ठीक है, विशेषता क्या है, पारंपरिक युद्धपोत यानी कन्वेंशियल जो वारहेड्स है उसको ले जाने में सक्षम है। ठीक है, तो और मोबाइल लॉन्चर से भी इसको लॉन्च कर सकता है। ये सारी बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, दिमाग में रखना। अब इसकी तुलना यहाँ पे कर रहा है, इसकी तुलना कर रहा है विश्व के अन्य मिसाइलों से। कह रहा है कि चीन की एक मिसाइल है जिसका नाम है डांग फेंग 12, तो चीन की डांग फेंग 12 हो या रूस की मिसाइल 9K720 इस्कांदर हो। ठीक है, इस्कांदर हो, इसके समतुल्य है ये एसआरबीएम। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों भी एसआरबीएम है। ठीक है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स है, 9K720 इस्कांदर और रसिया की और डांग फेंग 12 चाइना की, तो इसके समतुल्य ये है। इसके बाद से आ रहा है विश्व की सबसे ऊंची एयरफील्ड। ठीक है, अभी हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची एयरफील्ड का जो शिलान्यास किया गया, कहाँ पे किया गया है, लद्दाख में। उसका नाम क्या है, न्योमा एयरफील्ड, उसका नाम क्या है, न्योमा एयरफील्ड। ठीक है, अच्छा, किसके द्वारा बनाया गया, इसका उद्घाटन किया तो बीआरओ के द्वारा। सीमा सड़क संगठन नॉर्मली बॉर्डर एरियाज पे यही काम भी करती है। ठीक है, कितने हाइट पे, भाई यहाँ पे लिखा है सबसे ऊंचा, तो कितने हाइट पे, तो 13,710 फीट की ऊंचाई पे, 13,710 या 13,710 फीट की ऊंचाई पर इसको बनाया गया है पूर्वी लद्दाख में। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि ये एयरफील्ड क्या है, पूर्वी लद्दाख में बनाया गया है, पूर्वी लद्दाख में बनाया गया यानी भारत और चीन की सीमा के बीच में स्थित है। भाई पूर्वी लद्दाख यानी भारत और चीन की सीमा के बीच, यानी भारत और चीन की सीमा यानी एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, अब मुझे एलओसी बताओ। ठीक है, इस तरीके से बताओ, भारत और अफगानिस्तान के बीच की, ठीक है, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है। ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा है उसका नाम क्या है। ठीक है, तो जितनी भी सीमाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, यहां पे मैं होमवर्क लिखूंगा, होमवर्क, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, ये आपकी पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, तैयार रखना है। ठीक है, अच्छा, ठीक है, अब बात आती है कि सर ये एक चीज समझना है, ये विश्व की सबसे ऊंची एयरफील्ड भले है आपकी न्यूमा एयरफील्ड परियोजना, लेकिन लद्दाख की पहली परियोजना नहीं है एयरफील्ड की। लद्दाख की तीसरी एयरफील्ड परियोजना, इसके पहले लद्दाख में ना लेह और थोइस, ये दो एयरबेस पहले से है आपके लद्दाख में। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एक सुरंग की इंपॉर्टेंट बोला है, कह रहा है एक सुरंग का यहाँ पे नाम लिखा है जिसका नाम है नेचिफू सुरंग। नेचिफू सुरंग कहाँ पे स्थित है, पहली बात तो फिफ्टी का क्वेश्चन यही, तो ये अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व मुझे बताओगे कितना है, जनघनत्व। ठीक है, होमवर्क कर देना, सबसे कम जनघनत्व इन्हीं का है, अरुणाचल प्रदेश का ही, नेचिफू सुरंग। ठीक है, 500 आधे किलोमीटर की लंबी है। एक्चुअली एक सेला सुरंग बनाई जा रही है वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ताकि जो हर मौसम का यानी 12 मंथ पूरी सभी महीनों में या सभी मौसमों में कनेक्टिविटी के साधन यहाँ पे रहे, क्योंकि हमको पता है कि ये रणनीतिक दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है अरुणाचल प्रदेश, चाइना अपना कंट्रोल रखना चाहता है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंस रखता है। तो सेला सुरंग, ये दिमाग में रखना है सेला सुरंग के बारे में। ठीक है, कि सेला सुरंग के ही एक अंग के रूप में, एक हिस्से के रूप में इस सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, नेचिफू सुरंग का। ठीक है, नेक्स्ट आपका है
IL-38C ड्रैगन सेवा को अभी सेवामुक्त किया गया। IL-38, इसका यहाँ पे देखो नाम लिखा हुआ है, इल्यूसियन 38C ड्रैगन इसका नाम था, इल्यूसियन 38C ड्रैगन। इसको क्या है, ये एक समुद्री गश्ती विमान थी जिसको रिटायर कर दिया गया है, और इसकी जगह पे, ठीक है भाई, अब समुद्री गश्ती तो बहुत जरूरी है, तो ऐसा तो नहीं कि समुद्री गश्ती करा ही नहीं सकते हैं, तो इसकी जगह पे P-81 विमान को रिप्लेस किया गया है। P-81 विमान से इसको रिप्लेस किया गया है, ठीक है, ये बात आगे, P-81 विमान से इसको रिप्लेस किया गया है, ठीक है। जो IL-38C ड्रैगन को भी मतलब रिटायर्ड किया गया है, उसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी बोल रही है, करा कि ये पनडुब्बी रोधी, ठीक है, युद्धक विमान था, यानी एंटी सबमरीन वारफेयर, ठीक है, एयरक्राफ्ट था। ये एक बात उसके बारे में बोली गई है, तो ये देख लेना है कि इसको रिप्लेस करके लाएगी कौन, सोवियत संघ की मदद से बेसिकली इसको हम लोग डिजाइन किए हुए थे। नेक्स्ट आपका है एंट्री ड्रोन इंद्रजाल। ये पीटी के लिए मेरा मानना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस टेक का या डिफेंस का। कह रहा कि भारत में, ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम एंटी ड्रोन प्रणाली इंद्रजाल का भी हाल ही में अनावरण किया गया। यह ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा, ध्यान देना है, जो कि प्राइवेट सेक्टर की एक कंपनी है, ठीक है, हैदराबाद की, उसमें उसके द्वारा ये निर्मित और विकसित है। किसके द्वारा, तो ग्रेने रोबोटिक्स के द्वारा इसको ये मतलब विकसित किया गया। इसकी विशेषता ये है कि शत्रु के ड्रोन का पता लगाने, उसको ट्रैक करने और उसको डिस्क्रिय करने, ठीक है, डीएक्टिवेट करने के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी ये रखी गई है कि 360 डिग्री ये सुरक्षा प्रदान करती है और 4000 किलोमीटर के एरिया को भी ये कवर करती है। तो 360 डिग्री की सुरक्षा प्रदान करती है और 4000 किलोमीटर की एरिया मतलब कवर करती है। इसी के कारण इसको कहा गया ये विश्व की एकमात्र स्वायत्त व्यापक क्षेत्र वाली CUAS अर्थात काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम है, ठीक है। तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि इंद्रजाल क्या है, विश्व की एकमात्र स्वायत्त क्षेत्र वाली काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम है, जिसका नाम है इंद्रजाल, जिसको बनाया गया है आपके ग्रेने रोबोटिक्स के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। अगला आपका है, अगला अस्त्र मिसाइल है। अस्त्र मिसाइल के बारे में क्या बोल रहा है, ठीक है। अभी अस्त्र मिसाइल का परीक्षण किया गया और इंपॉर्टेंट बात यह है अस्त्र मिसाइल के संदर्भ में, अस्त्र मिसाइल का संबंध जो परीक्षण है, ठीक है, इसके पहले नॉर्मली देखेंगे सुखोई 30 MK1 के तहत इसका परीक्षण किया जाता था, ठीक है। इसका परीक्षण पहले किससे किया जाता था, सुखोई 30 MK, ठीक है, MK1 के तहत। लेकिन इस बार इसका जो परीक्षण किया गया है वो तेजस लड़ाकू विमान से किया गया है। किससे, तेजस अस्त्र विमान का परीक्षण इससे किया है, या अस्त्र मिसाइल का परीक्षण किया गया है, ठीक है। अच्छा, ये परीक्षण कहां से किया गया है, तो गोवा के तट से ये परीक्षण किया गया है, गोवा तट से ये परीक्षण किया गया है। 20,000 फीट की ऊंचाई से इसको दागा गया है। तो 20,000 फीट की ऊंचाई से दागा किया गया है, तो मतलब 20,000 फीट की ऊंचाई मतलब एयर और एयर टू एयर, यानी हवा से हवा में मार करने वाली यह एक मिसाइल है। अस्त्र मिसाइल क्या है, अस्त्र मिसाइल एयर टू एयर यानी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसी के लिए इसको हवा में ले जाने के किससे लिया गया है, इसको लिया गया है तेजस लड़ाकू विमान से, ठीक है। ये आ गया, ठीक है, ये आ गई। कह रहा कि अस्त्र एक दृश्य सीमा से परे यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज श्रेणी की हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल प्रणाली है, ठीक है। तो ये आपको हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रबल, ठीक है, रिवॉल्वर। तो प्रबल रिवॉल्वर देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रबल रिवॉल्वर। अभी क्या है, हाल ही में, ठीक है, हाल ही में ध्यान देना है कि प्रबल रिवॉल्वर को लॉन्च किया गया। ये एक लॉन्ग रेंज की रिवॉल्वर है, ठीक है, और अब इसकी मारक क्षमता जो है वो 50 मीटर है, 50 मीटर, ठीक है। अब बोलोगे सर कि 50 मीटर जिसकी मारक क्षमता हो, आप उसको लॉन्ग रेंज की रिवॉल्वर बोलो, तो बिल्कुल सही बात है। मार्केट में मौजूद अब तक जो रिवॉल्वर्स थे उनकी मारक क्षमता मैक्स, आप ध्यान देना है कि 20 मीटर के अराउंड थे, 20 मीटर के अराउंड होती सटीक, ठीक। ये 50 मीटर है, यानी मौजूदा जो रिवॉल्वर्स हैं उनसे दोगुनी से भी अधिक, ठीक है, इसकी मारक क्षमता है। तो इसके लिए इसको ये लॉन्ग रेंज की एक रिवॉल्वर है, ठीक। इस रिवॉल्वर की ऐसी विशेषता है, कह रहा कि भारत में निर्मित पहली ऐसी ये रिवॉल्वर है जो साइड स्विंग सिलेंडर से लैस है, ठीक है। ये पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो साइड स्विंग सिलेंडर से लैस्ड है। इसका निर्माण की बात करोगे तो प्रबल रिवॉल्वर का जो निर्माण हुआ है, ठीक है, वो कानपुर स्थित एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है, ठीक है। इसका निर्माण कानपुर स्थित एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया है। 0.32 बोर की ये पिस्टल है, चूंकि एडवांस वेपन्स, ठीक है, एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड जो कि कानपुर में स्थित है, तो कानपुर में स्थित है, इससे भी पता चला कि हम लोग के लिए, यूपी वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये,
ठीक है। काफ़ी हल्की रिवाल्वर है क्योंकि एडवांस टेक्निक से बनाई गई है। इस ये मेटल इंजेक्शन, ठीक है, मोल्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है, मेटल इंजेक्शन मोल्ड टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से काफ़ी हल्की, मतलब ध्यान देना है, प्रबल काफ़ी हल्की रिवाल्वर है, केवल 675 ग्राम की रिवाल्वर है। मारक क्षमता इसकी बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन नेक्स्ट कहेंगे हम लोग प्रोजेक्ट कुशा को। प्रोजेक्ट कुशा क्या है? LRSA है। LRSA मतलब लॉन्ग रेंज, ध्यान देना है, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली है। प्रोजेक्ट कुशा जो है वो लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर, ठीक है, और मिसाइल है, यानी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल सिस्टम है, जो कि DRDO के द्वारा निर्मित एवं डिजाइन और विकसित किया गया है। ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। अब हम लोग थोड़ा सा प्रोजेक्ट कुशा को और देखें। ठीक है, इसका नाम प्रोजेक्ट कुशा रखा गया है। 2 स्टेटमेंट इसके बारे में लिखे गए हैं जिसको आप लोग को रीड करना चाहिए। कह रहा है कि अराउंड 350 किलोमीटर की इसकी रेंज है, जिसमें ये इसके 350 किलोमीटर की रेंज की एरिया में अगर कोई स्टेल्थ लड़ाकू विमान आता है, ठीक है, फाइटर विमान आता है, बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, मानव रहित विमान हो, उनको निष्क्रिय कर सकता है। ठीक है, ये एक त्रिस्तरीय, ठीक है, 3 टायर वायु रक्षा प्रणाली है का निर्माण करता है, जिसमें शामिल इंटरसेप्टर्स मिसाइल 150, 250 और 350 किलोमीटर तक प्रहार करने में सक्षम होंगी। INS क्रिपार्ड को अभी सेवा मुक्त करके हमने क्या किया है? वियतनाम को सुपुर्द कर दिया। सबसे बड़ी बात है, जब हमने ये डिसाइड किया कि हमको एक सेवारत मिसाइल कॉर्वेट क्या है, इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट हम क्या करेंगे कि वियतनाम को देंगे। एक्चुअली हुआ कहते हैं, वियतनाम के रक्षा मंत्री हैं जनरल फॉन वांग गियान, जो कि भारत की यात्रा पे आते हैं। उनसे हमारे राजनाथ जी ने रिक्वेस्ट की, मतलब बोला था कि ठीक है, हम अपने एक इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट को आपको देंगे, और इसी के लिए हमने अपने INS क्रिपार्ड को इन्हें दे दिया था। ठीक है, हमको रिटायर करना पड़ा और इन्हें हमने दे दिया। तो पहली बार किसी मित्र देश के लिए हमने पूर्णतः स्वचालित सेवारत युद्धपोत, ठीक है, परिचालित सेवारत युद्धपोत को उपहार के स्वरूप दिया है। हालांकि हमने दिया बहुत लोग को है, ठीक है, दिया तो हमने बहुत को ही है, लेकिन ध्यान देना है, ठीक है, जैसे म्यांमार, मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मोजाम्बिक, श्रीलंका, खुद वियतनाम को भी इसके पहले दिया है। लेकिन सेवारत जो अभी है, ऐसे किसी उपहार को नहीं दिया गया। हमको इसको सेवा मुक्त करना पड़ा और देना पड़ा। ठीक है, तो खुकरी श्रेणी, ये क्या है? खुकरी श्रेणी का निर्मित एक स्वदेशी मिसाइल कॉर्वेट था। ठीक है, खुकरी श्रेणी का ये थर्ड स्वदेशी निर्मित मिसाइल कॉर्वेट था। ये चीज ध्यान देना है। ठीक, तो ये बात हो गई आपकी। इसके नीचे मुझे लगता है कि मैं आपको किसी नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा। ठीक है, पार्ट एक इसी का मैं क्या करूंगा, डिफेंस का पार्ट 2 बना दूंगा। डिफेंस का पार्ट 2 बनाऊंगा, जिसमें कुछ लगभग 10 की करीब में आप मान के चलो, कुछ इंपॉर्टेंट पोथ्स हैं और इसमें युद्धाभ्यास ये आपके लिए बचा हुआ है। यानी यहाँ से 2 क्वेश्चंस बनने की संभावना अभी भी मौजूद है, क्योंकि युद्धाभ्यास से 1 से 2 क्वेश्चन तो ऑलरेडी इसी से बनते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, क्योंकि अभी कंडीशंस बेहतर नहीं है मेरी क्लास कंटिन्यू करने की। ठीक है, तबीयत अच्छी खराब है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी जैसे ही टाइम थोड़ा अच्छा लगेगा फिर बना दूंगा क्लास। जय हिंद।